ये भाई। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग? जल्दी से कमेंट करके बढ़िया से एकदम जल्दी से कमेंट कर दो, धांसू सा एकदम। और जल्दी से बता दो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं। जल्दी से बढ़िया धांसू कमेंट कर दो एक बार, मजा आ जाए एक बार। हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग प्रगति, अवंतिका, अर्जुन, पटेल साहब, अंकेश, गरिमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तुम सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों का बहुत 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 स्वागत है। चलो भाई जल्दी से आ जाओ। रेडी हो? रेडी हो आज की क्लास के लिए? हम तो बहुत बहुत बढ़िया। तुम मस्त हो तो बस हम मस्त हैं। तुम खुश रहो, आबाद रहो, जहां रहो आबाद रहो। बहुत बढ़िया है प्रगति, बहुत बढ़िया है। मुस्कान, मुस्कान खातून, गर्ल मिश्रा, मोहम्मद आसिफ, नजमीन, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया है बेटा। तुम कैसे हो अपनी सुनाओ। राम राम भाई। अरे हनी सिंह कौन आ गया भाई? हनी सिंह अपनी क्लास में आ गया क्या? ऑलवेज रेडी, बहुत बढ़िया। ओहो, चलो भाई जल्दी से एक प्यारा सा दिल दे दो तुम लोग हमको, तो फिर हम क्लास को शुरू करें। हम तो वैसे भी केमिस्ट्री की क्लास छोड़ के आए हैं। कहां आए हैं? अच्छा तुम लोग केमिस्ट्री क्लास छोड़ के आए हो। ओफो, लव यू टू ऑल ऑफ यू। लेकिन वैसे केमिस्ट्री क्लास छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। केमिस्ट्री की क्लास छोड़ने के लिए ये तुम लोगों को किस नहीं है ना। क्लास लेनी चाहिए, लेकिन इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। हाँ बात सही, इट इज सो डिफिकल्ट अस टू चूज लाइव क्लास। बहुत बहुत सही बात है, और इस बात को हमने कल बोला भी था, है ना। तो आज फिर हम इस बात को बोलेंगे कि भाई ये जो है टाइमिंग क्लैश नहीं होनी चाहिए क्लास की, है ना। इस बात को बोलेंगे हम, है ना। ये एक मतलब ये तो भाई तुम्हारा नुकसान है ना भाई। अगर तुम जो है आज केमिस्ट्री की क्लास भी ले लेते और फिर बायो की भी क्लास ले लेते, है ना, तो फिर ये तो तुम्हारी अच्छी चीज के लिए है ना भाई। हम किस लिए हैं? हम हैं या हम लोग हैं या हमारी टीम है या पूरा का पूरा फिजिक्स वाला किसके लिए है? आपके लिए है ना। आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए, आप लगातार बढ़ते रहें, है ना। आप लोगों का जो है भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल हो, उसी लिए हम सब मेहनत करते हैं यहाँ पे, है ना। चलो बहुत 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 शुक्रिया। जल्दी से एक प्यार भरा दिल दे दो कमेंट पे फटाफट। वैसे दिल तो तुम लोग दे ही चुके हो, है ना। एक ही दिल है, कितनी बार दोगे, किसको किसको दोगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, क्यों भाई? है ना। कहते तो किसको किसको दे सर, और कितनी बार दे। लव यू टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, है ना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। अगर तुम लोग जो है आए हो यहां पर तो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ लेकर के जाओगे, है ना। कम समय में पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। और जिस चैप्टर को हम लोगों को आज डिस्कस करना है, तो जीव जनन कैसे करते हैं, आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस बात से है कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला चैप्टर है ना। हालांकि जितने भी चैप्टर आपके बायो से रिलेटेड हैं, बेटा पोल अंकेश, पोल कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिवीजन की क्लास है ना। 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है कि तुमको 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने को मिल रहा है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए वेरी सिंपल है, बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल फास्ट रिवीजन बिल्कुल कराएंगे, है ना। हम लोगों के लिए ये बहुत जो है टफ हो जाता है ना। अरे पांडे साहब किसी और को बोल रहे थे क्या? पांडे कह रहे बहुत क्यूट लग रहे हो। हमने किसी और को बोल रहे हो क्या? क्योंकि ये गलती से तुमने मेरे पे चिपका दिया है। तो देखो 1.5 घंटे की क्लास में ना पूरे एक चैप्टर को, जिस चैप्टर को खत्म करने में, है ना, कम से कम 8 तो लेक्चर लग ही जाते हैं, कम से कम 8। फिर 10 लेक्चर भी खींच सकते हैं, जैसा अगर मान लो आपको नहीं समझ में आया तो फिर उसको दोबारा रिवीजन कराना है ना। तो फिर उसमें क्या है ना कि मतलब थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है हमको फास्ट पढ़ाने में, हमको पता है तुमको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आता है ना। और जो चीज नहीं आती है ना, हामिद बहुत बढ़िया है हम, है ना, बहुत बढ़िया है। बस तुम भी मस्त रहो,
ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बस हम यही चाहते हैं कि तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, और हमारा मोटो यही है कि आपके नंबर साइंस में तो आने ही चाहिए 100 आउट ऑफ 100। हर एक सब्जेक्ट में आपके पूरे में पूरे मार्क्स आने चाहिए, है ना। जब 100% का टारगेट ले करके चलोगे ना, तो फिर वहां पर आपके 95, 94, 96 इस तरीके से परसेंटेज बनेंगे, है ना। जब आप 100% का टारगेट लेके चलोगे तो फिर वो थोड़ा सा कहीं कम होगा, है ना। तो बात ये है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि जब जो है अब तुम लोगों ने सभी कुछ पढ़ रखा है ना। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हमने तुम लोगों को बताया, जैसे कि जैव प्रक्रम है ना। जैव प्रक्रम में हम सिर्फ डिस्कस करा रहे थे, हमको लग रहा था कि तुम लोगों को सब पढ़ा हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को डिस्कस करा देते हैं। लेकिन फिर हमने देखा बाद में तुम लोगों के कमेंट, तो हमको लगा नहीं यार, पूरा ही चैप्टर कराना पड़ेगा ना, तुम लोग बहुत नालायक हो, है ना। मतलब थोड़े नहीं, बहुत नालायक हो तुम लोग। ये चाहते हो कि हमको कोई ना मेहनत करनी पड़े और गुरुजी हमारे सारी मेहनत करें और 1.5 घंटे में हमको सारा चैप्टर विधिवत एक एक लाइन परिभाषा सहित हमको याद करवा दे। लेकिन कोई बात नहीं, है ना, हम हैं तो फिर क्या गम है ना। हम हैं तो सब कुछ पॉसिबल है ना। थैंक यू पाड़े साहब, ठीक है। तो पूरा करवाएंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं तुम लोगों को नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। है शरणेश, क्या बात है। चलो, तो देखो आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जीव जनन कैसे करते हैं। आज का अपन का टारगेट यही है, ठीक है। और इस टारगेट के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, है ना सर, आप बात बहुत करते हैं। विशाल कह रहा सर आप बहुत बात करते हैं। सही बात है भाई, देखो बातों के ही तो बतासे होते हैं, है ना। बात नहीं करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा कैसे, है। अगर हम कुछ बताएंगे नहीं, हम चीजों को तुम्हें समझाएंगे नहीं, तो फिर तुम समझ कैसे पाओगे। तो इसलिए बात करने के ही तो पैसे मिलते हैं नालायक। देखो आज का हमारा टारगेट क्या है, आज जो भी टॉपिक कवर किए जाएंगे वो है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। जो एकल जीव होते हैं, एकल जीव का मतलब जो एक कोशिकीय जीव है, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है ना, वो एकल जीव हो गए। अच्छा शुक्ला जी, ऐसी बात है क्या, ठीक है। तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि हम लोग समझेंगे, और उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन के नाम से हम लोग उसको समझते हैं, है ना। अलैंगिक जनन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत आने वाले बहुत सारी विधियां होती हैं, उन सभी विधियों को, चाहे वो विखंडन हो या खंडन हो, पुनरुद्ध भवन हो, है ना, या फिर वो कायिक प्रवर्धन हो या बीजाणु जो है बीजाणुओं के द्वारा हो, है ना, सारी ही चीजों को यहां पर समझेंगे, ठीक है। नहीं, हम तुमको पाड़े ही बुलाएंगे, हम तुमको पाड़े ही बुलाएंगे, तुम कुछ कर लो बेटा। ठीक है। तो देखो भाई, एक हम लोग समझेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। पुष्पीय पौधों का मतलब ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, है ना, जिसमें फ्लावर लगे होते हैं, जिसमें फूल लगे होते हैं, जिसमें पुष्प लगे होते हैं। जैसा कि भी फरवरी आने वाला है ना, 14 तारीख आने वाली है, वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो तुम लोग वहां पर पुष्प दोगे ही दोगे, है ना। पांडे परफेक्ट नेम है ना। देखो भाई, हर कोई इस बात को एग्री कर रहा है ना, कि पांडे परफेक्ट नेम है, तो भाई हम भी पांडे ही बुलाएंगे भाई, ठीक है। तो थैंक यू स्वाति बेटा। तो अभी जब वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो इस समय पुष्पों की बौछार होगी, है ना। तो वो जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उसको हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे। फिर वैलेंटाइन डे में किस तरीके से तुम लोगों को रिएक्ट करना है ये भी तुमको बताएंगे। वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, तो जानकारी देना मेरा फर्ज है ना। जब तुम लोगों को लड़के जो है गुलाब का फूल देंगे, तो तुम लोगों को उस वक्त क्या करना है, थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारना है ना। देखो थप्पड़ मारना इज अ नॉट गुड कॉन्सेप्ट। तुम लोग पढ़े लिखे हो, है ना, तो पढ़े लिखे बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं, है कि नहीं। पढ़े लिखे बच्चे ऐसा काम नहीं करते, वो थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारते हैं, है ना। बातों से मारो, बातों से, है ना। तो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो अभी बताएंगे, जब बाद में बताएंगे, है ना, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा मौज करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया सिद्दीकी साहब, बढ़िया है ना। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इस बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करते हैं, है ना। लड़के बेचारे वैसे भी कितने क्यूट होते हैं, है ना। कौन कौन लड़के हमसे एग्री, जल्दी बताओ।
आए है कितना दुख है जीवन में। एक बच्चा कह रहा है सर हम बहुत अकेले हैं। आए हाय 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 हाय, कितना दुख है बेचारे के जीवन में। अरे उजाला आ गई तुम। हाँ मेरे पास हर एक चीज का सोल्यूशन है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो, तो पुष्पीय पौधों में चर्चा करेंगे, ठीक है, किस तरीके से अलैंगिक जनन होता है। फिर वहीं पर यहां पर लिखा हुआ है लैंगिक जनन। तो ये लैंगिक जनन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो जो मनुष्यों में होती है, तो मतलब कि यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, नर जनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। और मादा जनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लैंगिक जनन है, यहां पर मनुष्यों का लैंगिक जनन, ठीक है। देखो सारनेस, इस चैप्टर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा ना, तुम कर लोगे, है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, ठीक है। दिलीप यादव कह रहे सर आप उजाला का नाम क्यों लेते हैं? भाई उजाला मेरी फेवरेट स्टूडेंट है भाई, है ना, इसलिए नाम लेते हैं। बताओ। हाँ, देखो जिंदगी में अगर प्यार नहीं होगा ना अभिषेक, तो फिर सक्सेस नहीं है ना। इसलिए प्यार होना जीवन में बहुत जरूरी है। वो अलग बात है कि हम अपने भाई बहन से प्यार करें, मम्मी पापा से प्यार करें, है ना। एक बच्चा लिख रहा सर आई हेट लव। आप लव को हेट कर ही नहीं सकते हो, लव को हेट कर ही नहीं सकते हो, है ना। वो इसलिए ना क्योंकि तुम लोग हमेशा प्यार को बस एक ही तरफ देखते हो। कहते ना तुम लोग हो ही ना लायक, है ना। हम गलत नहीं कहते, हम बिल्कुल सही कहते हैं। कितने लोग एग्री है कि हम गलत कहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल सही कहते हैं। लड़के होते ही नालायक हैं, है ना। वो उनका सोचने का डायरेक्शन ही एक ही दिशा में है। अरे नालायक, प्यार का मतलब, प्यार मोहब्बत का मतलब अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं है, अपने छोटे भाई बहनों से प्यार नहीं है। नालायक कहीं के है, सोचना ही सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, बस। चलो, लव इज नेचुरल, सीधी सी बात है ना। चलो, तो लैंगिक जनन हम लोग नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनन स्वास्थ्य, है ना। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में भी यहां पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं, और भाई जल्दी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में डिस्कस करना है? सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है अलैंगिक जनन के बारे में, है ना। बहुत कूटेंगे तुमको नालायक सारनेश। कह रहा सर शादी कर लो। काहे शादी कर ले? मेरी मेरी ये खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है नालायक। कह रहा शादी कर लो। ऐसे तुमको हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? चाहते हो कि मेरा जीवन जो है बिल्कुल, अब क्या ही कहा जाए, लेकिन अब छोड़ो, जाने दो। मेरी भावनाओं के साथ ना खेलो। हाँ बताए दे रहे मेरे हंसी खुशी जीवन को बर्बाद करने में अपना रोल ना निभाओ, समझे। देखो, अलैंगिक जीवन की जब हम लोग बात करेंगे, तो इसके पहले सबसे पहले हेडिंग क्या थी, है ना। इसके सबसे पहले हेडिंग थी कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि। कि जो एकल जीव हैं, जो एकल जीव है, एकल जीव का मतलब हो गया, एकल जीव का मतलब ये हो गया कि ये जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है? उसके लिए जो जीव चाहिए वो कैसे चाहिए? एक जनक, एक एक जनकीय विधि होती है। कैसी होती है? एक जनकीय विधि होती है। एक जनकीय विधि का मतलब क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है इस प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया में एक एक जनक भाग लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो अलैंगिक जनन है, इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं, जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक कोशिकीय होते हैं। जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनि
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? देखो, बर्बादी नालायक कहीं के, है ना, बर्बादी इज इक्वल टू शादी, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। शादी जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है जीवन का, है ना। भाई देखो, तुम लोग छोटे हो तो देखो, हकीकत बताना मेरा काम है ना। हंसी मजाक की चीजें भाई देखो अपनी जगह है ना, हंसी मजाक की चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो हकीकत है वो है ना। तुम लोग देखो, हम ये चाहते हैं ना कि मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत से बच्चों के नाम याद रहते हैं, कभी कभी बहुत से बच्चों के नाम भूल जाते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा पहली बात तो ये नहीं सोचेगा कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं, है ना। नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं, नाम याद होते भी हैं तब भी भूल जाते हैं, कभी कभी सामने दिख जाता है तो नाम याद आ जाता है ना। और बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे प्यारे हैं, है ना। तो देखो, मेरी एक बात को हमेशा याद रखो, हमने तुम लोगों को पहले भी बताया है, क्या बताया है कि हमेशा अपनी सोच को ना पॉजिटिव रखो। कैसी रखो? हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। पिछली क्लास का गुरु मंत्र तुम लोगों को दिया था ना हमने, क्या दिया था? ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, ठीक है ना। अभी देखो, हंसी मजाक की चीजें अपनी जगह है ना। मोहम्मद आसिम, टेंशन नहीं लो, पूरे 1 घंटे में चैप्टर खत्म करा देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। देखो क्या है ना कि शादी भी जरूरी है, ऐसा नहीं है ना। बहुत से लोग कहते हैं शादी बर्बादी है ना। जैसे अभी हमने तुम लोगों से कहा था कि मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या, है ना, मतलब कि शादी हो जाएगी तो क्या खुशी मेरी छीन ली जाएगी क्या, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। वो भी जीवन का एक पहलू है ना, वो भी जीवन का एक पहलू है, वो भी जरूरी है, ठीक है ना। अब सारी चीजें हो ही इसीलिए रही है ना, तो वो भी जरूरी है। फिर उसके बाद शादी, फिर और आगे का फिर जो है गृहस्थी जीवन, वो सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि नहीं। ये सब चीजें एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। हर एक चीज जरूरी है, लेकिन हर एक चीज का ना एक समय होता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि मतलब कि कोई खुशी नहीं देखी जा रही, ये सब तो हंसी मजाक में कह देते हैं ना। लेकिन एक मतलब जो गंभीर बात है, ये बात बहुत गंभीर है ना, और बात चली है तो बहुत दूर तक जाएगी, है ना। देखो, बात ये है ना कि ये भी एक जीवन का पहलू है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है, जो कि जरूरी है। और हम भी करेंगे आगे, तुम लोग भी जब बढ़िया से सेटल हो जाओगे तो तुम लोग भी करोगे, और करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं, करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है ना कि शादी करने का एक सही समय क्या है ना, एक सही समय होता है। अब सही समय वो एज वाली बात नहीं कर रहे हैं हम कि नहीं सर 18 साल की लड़कियां हो गई, 21 साल के लड़के हो गए, शादी कर सकते हैं, है ना। उस टाइम पर एक मेच्योरिटी नहीं होती है। तो पहली बात तो मेच्योर होना बहुत जरूरी है कि नहीं भाई। शादी के लिए मेच्योर होना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, भैया कुछ पैसा वैसा भी तो कमाना चाहिए, है। जब कुछ पैसा वैसा जेब में होएगा तभी तो खर्चा करोगे, है कि नहीं। तो इसलिए एक सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए, है ना। मतलब एक लाइफ जब आपकी सेट हो जाए, आपको लगे कि नहीं यार अभी हम जो है कैपेबल हैं, हम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, और जो मेरे साथ जो बंदा आएगा या जो बंदी मेरे साथ आएगी, हम उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। उठानी नहीं है, क्योंकि दोनों लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। दोनों लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी एक वहां पर दायित्व बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी की, है ना। तो वो एक चीज होती है। और जब तक लाइफ एक अच्छे से सेटल ना हो जाए कि नहीं यार हम सेटल हो गए हैं, तब उसके बाद चीजें करनी चाहिए, है ना। तो वो भी होगा, शादी भी होगी, है ना। लेकिन तुम लोगों को नहीं बुलाएंगे, नालायक, तुम लोगों को बुलाएंगे ना तो तुम लोग बहुत हुदड़ काटोगे वहां पर, है ना। चलो, तो देखो क्या हो गया कि अब आते हैं मुद्दे पे। जो एक जन की विधि है उसमें एक जनक भाग लेता है, ठीक है। और जो जीव है वो इस प्रक्रिया में, जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, नालायक को बिना बुलाए आना नहीं, बहुत मारूंगा, बताए दे रहा हूं। मैं बुलाऊंगा नहीं और तुम बिना बुलाए आना नहीं, ठीक है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो एक कोशिकीय जीव होता है वही अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को करता है। चाहे वो अमीबा हो या फिर वो कोई जो है स्पाइरो वगैरह जैसा कोई शैवाल हो, है ना, या वो कोई प्रोटोजोआ हो। कैसे हैं ये? एक कोशिकीय हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वही अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को करते हैं। और कितने जनक भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में? तो इस प्रक्रिया में कितने जनक भाग लेते हैं? एक जनक भाग लेता है। मतलब यहां पर नर और मादा, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट रहता है। कैसे रहते हैं?
सिंगल पेरेंट, एक जनक, है ना, सिर्फ एक जनक ही भाग लेता है। और दूसरी बात, और क्या होता है इसमें, और क्या होता है इसमें, तो इसमें युग्मक जानते हो कि नहीं जानते हो, युग्मक जानते हो कि नहीं जानते हो, युग्मक को अंग्रेजी में कहते हैं गैमेट, नाम सुना है कि नहीं सुना है, युग्मक। तो युग्मक इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, है ना, या ये लिख दो कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है ना, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है ना, वन पेरेंट। हाँ, जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है ना। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, हम थोड़े बताएंगे, है ना। युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और जाइगोट का निर्माण भी नहीं होता है, क्योंकि जब युग्मक, जाइगोट को बाद में लिखेंगे, जो युग्मक होते हैं वही, युग्मक के बारे में पता है ना, जल्दी से बताओ, हम नहीं बताएंगे। हाँ बहुत बड़े आशुतोष, सरल और तीव्र प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, हम नहीं बताएंगे, हम यही भी लिख दे रहे हैं, सरल और तीव्र प्रक्रिया है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, है ना। ये सिंगल पेरेंट हटा देता हूं, समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। कैसी प्रक्रिया है, बहुत सरल प्रक्रिया है। युग्मक के बारे में बताओ जल्दी से, सरल और तीव्र प्रक्रिया है। निषेचन पे आएंगे, पहले युग्मक के बारे में बताओ, युग्मक कितने तरह के होते हैं, युग्मक दो होते हैं, है ना। अरे ये क्या हो गया, युग्मक कितने तरह के होते हैं, युग्मक दो तरह के होते हैं, एक होता है नर युग्मक, और एक होता है मादा युग्मक, है ना। युग्मक कितने होते हैं, दो। फिर एक बच्चे लिखे, इसलिए उजाला खातून, उजाला तुमको ना पटक पटक के मारेंगे तुमको, ना लायक लड़की, पिछली क्लास में तुम नहीं दिखा, सरनेश तुमको भी मारेंगे बहुत हम। तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं करी जाती है कि युग्मक कितने तरह के होते हैं, सर जी दो तरह के होते हैं, नालायक। अच्छा दो में पढ़ते हो क्या, है, पिछली बार भी समझाया था। प्रिमिटिव फॉर्म कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, नर और मादा, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जब इसमें जनक भाग ही नहीं लेते हैं, जब इसमें मेल और फीमेल का कोई रोल ही नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है ना, मेल और फीमेल होते ही नहीं है, तो नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक कहां से आ जाएंगे, नर और मादा युग्मक कहां से आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए युग्मकों का जब निर्माण ही नहीं होता है, तो चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक आएंगे ही नहीं, ठीक। दूसरी बात कि नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, ठीक। मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक होता है शुक्राणु, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्पर्म, और मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु, अंग्रेजी में कहते हैं ओवम, है ना। तो नर युग्मक और मादा, ये क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं, समझाने का बता रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, सही बात है स्वाति, समसूत्री विभाजन होता है, ये भी सही बात है, लो सारी चीजें लिख दें। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है अलैंगिक जनन से, क्योंकि अलैंगिक जनन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसलिए क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्वाति गुप्ता, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। युग्मक
समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, है ना। शुक्राणु और अंडाणु जब ये दोनों मिल जाएंगे, शुक्राणु और अंडाणु जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना। तो इतना समझ में आया ना। फर्टिलाइजेशन बहुत बढ़िया, सही बात है। ठीक है, तो युग्मक, युग्मक दो तरह के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक होता है जो है शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं अंग्रेजी में, और जो मादा युग्मक है वो अंडाणु, जिसको हिंदी में ओवम कहते हैं। इन दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है उसको निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है ना, युग्मनज। हाँ, जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक है, तो भाई जब युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता है, इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण तो होता नहीं है। एक बात बताओ, जब युग्मकों का निर्माण नहीं होता है तो क्या निषेचन की प्रक्रिया होगी? तो क्या निषेचन की प्रक्रिया होगी? नहीं होगी। तो अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया, या ये लिख दो सीधे सीधे, निषेचन अनुपस्थित होता है। निषेचन अनुपस्थित होता है। ठीक है, जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज भी नहीं बनेंगे। ठीक, तो ये भी लिख दो, युग्मनज नहीं बनता है। इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनता है। भाई कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है। 4 पॉइंट लिखने होते हैं, हम लोगों ने 7 लिख दिए, है ना। आशुतोष कह रहा है अलैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, नालायक। लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, अलैंगिक नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? देखो ये था बेस, इसके बाद जितना बताएंगे सब फटाफट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? हो गया ना। चलो, हाँ, विभिन्नता थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, बहुत थोड़ी सी विभिन्नता पाई जाती है ना। अलैंगिक जनन में भी विभिन्नता होती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी होती है। ठीक है ना, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि विभिन्नता नहीं होती है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो जल्दी से बता डालो, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? शुद्धता बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है, शुद्धता बनी रहती है ना। तुम लोगों को बताया था हमने उसमें, अभी जब आनुवंशिकता वाला चैप्टर आएगा ना, फिर वहां पे हम लोग समझेंगे शुद्धता से क्या मतलब है। ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, और अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से बता डालो फटाफट, जल्दी से बता डालो फटाफट। अलैंगिक जनन के, जब हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार की चर्चा करेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं अलैंगिक जनन? जल्दी बताओ, कोई बता रहा है? कौन बता रहा है? अरे फिर तुम लोग 5 6 लिखने लगे, हद, मतलब सुधरोगे नहीं, है ना। कह दो हम सुधरेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, है ना। सर जी तुम सर के बल खड़े हो जाओ, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। 5 6 2 3, हमने क्या कहा? ऐसे नहीं बताना है, ऐसे नहीं बताना है राजा बेटा, ऐसे नहीं बताना है, सीधे सीधे नाम बताओ,
है ना। देखो अंजलि वर्मा ने नाम बताया, सीधे सीधे नाम बताओ। मेरे बच्चों कब तुम समझोगे तुम लोग हैं, सीधे सीधे नाम बताया जाता है ना, ऐसे नहीं बताओ कि सर 5 होते हैं 6 होते हैं। देखो हम चाहे तुमको जितना बता लें और चाहे हम तुमको कुछ भी बता डालें, लेकिन अगर तुम सीखोगे नहीं ना तो सब बेकार है। समझो हमारी बात को, सीखना बहुत जरूरी है जीवन में, और सीखा कहीं से भी जा सकता है, ठीक है ना। तो जो चीजें हम तुमको बता रहे हैं ना उसको सीखो। अगर उसको सीखोगे ना, अगर उसको अपने जीवन में लागू करोगे ना, तो तुम्हारा जीवन निखरता चला जाएगा। और नहीं तो क्या ही फायदा है, जैसे तुम कक्षा 5 में पढ़ते थे वैसे तुम कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, क्या अंतर आया। तो थोड़ा सा अंतर क्रिएट करो, और वो अंतर ऐसे आएगा कि जब हम तुमको चीजें बताएंगे, या कोई भी टीचर कोई भी अध्यापक जब तुमको पढ़ाएगा, चीजें वहां पर सिखाएगा, तो उसको सीखने का प्रयास करो, है ना, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा देखो विखंडन, ठीक है, दूसरा हो गया खंडन, ठीक, और मुकुलन, मुकुलन को कहते हैं बडिंग, है ना, ठीक। खंडन हो गया फ्रेगमेंटेशन, विखंडन हो गया फिजन। तो अंग्रेजी में विखंडन को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, खंडन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, मुकुलन को बडिंग कहते हैं, ठीक है। और पुनरुद्ध भवन होता है रीजनरेशन, है ना। पुनरुद्ध भवन होता है रीजनरेशन, ठीक है। बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होता है। और एक होता है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। हालांकि बहुत जगह पर कायिक प्रवर्धन को अलग से भी लिखा गया है, क्यों, क्योंकि जो कायिक प्रवर्धन है वो किसमें होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होने वाली प्रक्रिया है। कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, पौधों में, है ना, पेड़ पौधों में होने वाली ये प्रक्रिया है कायिक प्रवर्धन। तो कई जगह पर इसको अलग से भी लिखा जाता है, तो उसमें तुमको जो है टेंशन नहीं लेनी सर अलग से लिखा है क्या नहीं लिखा है ना। बीजांड द्वारा, बीजांड मतलब बीजाणु द्वारा लिख दिया, वही मतलब है। तो ये हो गए इसके प्रकार, हाँ, ओनली इन प्लांट, हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग अब शुरू करते हैं, और एक एक विषय पर, मतलब एक एक टॉपिक पर जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं, है ना। जैसे कि सब कुछ तुम लोगों को सब कुछ पता ही है, तो सब कुछ फटाफट देख लेंगे। विखंडन में क्या होता है, खंडन में क्या होता है, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणुओं के द्वारा, कायिक प्रवर्धन, सब क्या होता है ना। एक बच्चे ने हमको मैसेज भी किया था, पूछा सर कायिक प्रवर्धन क्या होता है, हमको लगता है आज या कल ही मैसेज किया था, है ना। तो उसको भी यहां पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब फटाफट शुरू करते हैं। बेस मजबूत हो गया, बेस क्लियर हो गया। अब अपने आप को बिल्कुल बैठा लो 5 मिनट के लिए। अगर स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं तो सर जी ठंड लगती है, और कंबल में पढ़े तो नींद आती है। बेटा स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो, एक नहीं 2 जैकेट पहन लो, 2 स्वेटर पहन लो, है ना। अपने आप को बिल्कुल जो है गोल गुंबद बना लो, है ना। पैरों में मोजे पहन के बैठो, हाथों में दस्ताने पहन के बैठो, जिससे कि तुमको ठंडी ना लगे, ठीक है ना। लेकिन पढ़ो कुर्सी में बैठ करके। अब बिल्कुल 1.5 से 2 की स्पीड में चलेंगे। अब तुम्हारा दिमाग खुल गया ना, अब बिल्कुल अपने आप को 5 मिनट के लिए बैठा लो, अब 5 मिनट में पूरा अलैंगिक जनन खत्म। चलो, तो ये कौन सी विधि है, ये विधि है विखंडन की। इस विधि में क्या करते हैं, विखंडन में क्या करते हैं, ये भी एक अलैंगिक जनन की क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें 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 2 या फिर 2 से अधिक, 2 से अधिक जो है संतति कोशिका में क्या होता है, बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अगर 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 कोई जीव एक जीव अगर वो 2 टुकड़ों में बटेगा तो वो प्रक्रिया हो जाएगी द्विविखंडन। लेकिन अगर कोई जीव 2 से अधिक टुकड़ों में बटेगा तो उसको बोलेंगे बहुविखंडन। बहु का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, बहु का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा, और द्वि का मतलब क्या हो गया, 2। तो अगर कोई एक जीव अपने 2 टुकड़ों में बढ़ता है तो उसको द्विविखंडन कहते हैं। और नहीं, इसमें सेक्स वाली प्रक्रिया नहीं होती, क्यों, क्योंकि युग्मक ही नहीं बनते हैं, और जब युग्मक नहीं बनेंगे तो फिर जो है निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, फिर जो है फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं होगा, तो जो है युग्मनज का जायगोट का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसमें वाली लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है।
ठीक, द्विविखंडन क्या है? जब कोई एक जीव दो समान भागों में बंट जाएगा और प्रत्येक संतति पोषण प्राप्त करके, भैया पोषण तो जरूरी है ना, इस शब्द को लिखना मत भूलना मेरे बच्चे, इस शब्द को लिखना मत भूलना, बिल्कुल कीवर्ड है ये। क्या है ये कीवर्ड है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। तो जब कोई एक जनक दो या समान भागों में बढ़ जाता है, प्रत्येक संतति पोषण प्राप्त करके, क्योंकि पोषण नहीं लेगा तो फिर वो आगे अपनी ग्रोथ कैसे करेगा, पोषण प्राप्त करके वयस्क बन जाता है। उदाहरण की बात करेंगे, अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम। तीन तरह का होता है, सरल द्विविखंडन, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अगर बात करेंगे सरल द्विविखंडन की, तो सरल द्विविखंडन का उदाहरण क्या है? अमीबा, जैसा कि तुम यहां पर चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हो। हाँ, इक्वल पार्ट्स, बराबर भागों में, है ना, बराबर भागों में। सरल द्विविखंडन में क्या होता है? विभाजन का तल जो है वो निश्चित नहीं होता है, और इस प्रकार के विखंडन को अनियमित द्विविखंडन भी कहते हैं। ठीक है। अनुदैर्घ्य द्विविखंडन में क्या होता है? इसमें विभाजन का तल शरीर के अनुलंब अक्ष पर होता है। अनुलंब का मतलब क्या हो गया? अनुलंब का मतलब हो गया इसको ऐसे सीधा काट देगा। जब सीधा काट देगा, जैसे कोई ये है, इसको तुम ऐसे सीधा काट दो, जैसे मान लो ये मोहिसर खड़े ना, मोहिसर को बीच से दो टुकड़ों में बांट दो, है ना। जब दो टुकड़ों में बांट दोगे तो वो शरीर क्या है? दो टुकड़ों में जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुलंब बोलते हैं, है ना। ठीक, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आ जाएगा लेशमानिया, है ना। चलो, अगर हम बात करेंगे अनुप्रस्थ द्विविखंडन की, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन में क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई पेन है, इस पेन को क्या करना है तुमको? ऐसे, है ना, इसको ऐसे करके इस तरीके से उसको जो है अनुप्रस्थ तरीके से तुम इसको काट दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ द्विविखंडन हो जाएगा, जिसमें विभाजन का तल अनुप्रस्थ अक्ष पर होता है। ये किसका उदाहरण दिया हुआ है यहां पर? हाँ सर, लेशमानिया से कौन सी बीमारी होती है? हम नहीं बताएंगे, तुम बताओगे। जल्दी बताओ, कौन सा बच्चा इस कमेंट का आंसर देगा? लेशमानिया, लेशमानिया जीनस है, स्पीसीज का नाम हम बता देंगे। स्पीसीज का नाम होता है डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी कौन सी बीमारी कॉज करता है? जल्दी बताओ। ये है पैरामीशियम, और पैरामीशियम में जब तुम इस तरीके से जो भाई जब ये कटेगा, अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई है बच्चा, कोई है दमदार जो आंसर देगा? काला आजार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निकेश मानव, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गई। स्वाति गुप्ता, अरे वाह भाई वाह, नहीं पता उजाला खातून, पटक पटक के मारेंगे तुमको हम, है ना। शिवम निषाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अवध ओझा, अरे अवध ओझा कह रहे, आयुष ओझा, सॉरी 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 सॉरी, है ना। दीपिका कुमारी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रदीप बघेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं सब, अवंतिका पांडे, बहुत बढ़िया, अंजलि वर्मा, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, आगे आंसर मिल गया होगा जिसने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन पूछना है तो हमसे मत पूछो, अपने बच्चों, मेरे बच्चों से पूछ लो, है ना। चलो बहुविखंडन में आएंगे, तो बहुविखंडन में क्या होगा कि इस प्रक्रिया में जब को जो कोई भी जीव है, वो जीव ना तो दो टुकड़ों में बटेगा, ना वो दो से अधिक टुकड़ों में बटेगा, वो बहुत सारे टुकड़ों में, वो बहुत सारे जो है क्या करेगा? बहुत सारे टुकड़ों का निर्माण करेगा, और जो बहुत सारे जो संतति होंगे, प्रत्येक प्रत्येक टुकड़ा एक नए संतति में, एक नए जीव में बदल जाएगा। अब पता चल गया काला आजार, काला जार नहीं होता, काला आजार होता है ब्लैक फीवर। आज उजाला को जो है वीडियो कॉल करके बहुत मारेंगे, घूसे घूसे मारेंगे वीडियो कॉल में, है ना। चलो देखो इधर, बहुविखंडन, इसके अंतर्गत जो जनक कोशिका है वो दो से अधिक संतति में बढ़ जाती है, और विखंडन की इस प्रक्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण यहां पर देख लो, तुम्हारी एनसीईआरटी में उदाहरण दिया हुआ है ये, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और कौन सा बच्चा हमको बताएगा? जल्दी बताओ, कौन सा बच्चा हमको बताएगा कि जो प्लाज्मोडियम है वो पोरीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस होता है, क्या होता है? जल्दी बताओ, हमको नहीं पता। प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्लाज्मोडियम पोरीफेरा है, प्लाज्मोडियम जो है जानवर है, प्लाज्मोडियम पेड़ पौधा है, क्या है? मलेरिया रोग करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन है क्या? प्लाज्मोडियम किस कैटेगरी में रखा जाएगा? किस कैटेगरी में रखेंगे उसको? बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है ये? पोरीफेरा। प्रतीक सिंह, गलत आंसर, घट नालायक। हाँ सब लिख दो पोरीफेरा, बट ना 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 ना, एक ने, जोशना तुमने पोरीफेरा बताया, नालायक लड़की, नाक कटा दो तुम मेरी, यही उम्मीद है तुम लोगों से। उजाला को तो आज हम उसको, इसके जीवन का उजाला ही खत्म कर देंगे, अंधेरा आ जाएगा इसके जीवन में अब से।
मजा नहीं आ रही। ना 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 ना, सोच के बताओ, थोड़ी देर सोचो, पहले थोड़ी देर सोचो। ना 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 ना, पूरी फेरा है ही नहीं। मोहम्मद आसिफ बैक्टीरिया, अब सब बैक्टीरिया लिख देना, गलत आंसर है। बहुत बढ़िया बंटी कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बंदा मिला, एक लड़का मिला, बस तुम ही हो बेटा, तुम ही हो जो मेरे जीवन को जो है आगे लेकर के जाओगे। बहुत बढ़िया। प्रियांशु सही है। आशुतोष बढ़िया। प्रोटोजोआ है यार, कैसी बात कर रहे हो, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है नालायको। चलो क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया का परजीवी होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। बहुत सारे विखंडन करेगा अपने शरीर के अंदर, और बहुत सारे विखंडन करके जो प्रत्येक जो जितने सारे यहाँ पर विखंडन हो रहे हैं, हर एक जो है टुकड़ा क्या करेगा, एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे खंडन की। खंडन में यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि खंडन एक अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है। खंडन जो है अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई एक जीव कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। पुंडत भवन की अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? ये क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर, जल्दी बताओ, ये क्या दिख रहा है? मैं नहीं बताऊंगा, इसका भी आंसर दो, इसका भी आंसर दो। जड़ों द्वारा बताएंगे राज गौतम, अभी कायिक प्रवर्धन में आने दो, फिर बताएंगे जड़ों के द्वारा क्या होता है, ठीक है। इसका भी आंसर दो। ये दिखने में क्या दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है? ये बैक्टीरिया है कि वायरस है, क्या है, जल्दी बताओ। आए है, सबने पहले बता दिया, स्पाइरोगाइरा है। क्या बात है भाई, स्पाइरोगाइरा क्या होता है? स्पाइरोगाइरा क्या होता है? स्पाइरोगाइरा बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है? जल्दी बताओ, हम कंफ्यूज हैं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है? हम कंफ्यूज हैं, आज हम पढ़ के नहीं आए हैं, जल्दी बताओ। प्रदीप कह रहा बैक्टीरिया, घट हट हट नालायक। आए हाय स्वाति गुप्ता, बहुत बढ़िया। कौन कह रहा है? जीवाणु, शिवम नालायक। ज्योत्सना बैक्टीरिया, हे भगवान, या अल्लाह, क्या करूं मैं इस ज्योत्सना का? ज्योत्सना दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, हैं? नालायक लड़की, कहां जा रही है? आज तुमको जो है, आज तुमको पटक के और मसल देंगे तुमको, हम नालायक ज्योत्सना। क्या है ये? शैवाल है बेटा, क्या है ये? शैवाल है मेरे बच्चे, एल्गी है ये, शैवाल है। स्पाइरोगाइरा क्या है? शैवाल है। मेरा काम है तुम लोगों को फंसाना, तुम लोग फंस जाते हो, और यही हम चाहते हैं, हम जीत जाते हैं, तुम हार जाते हो। चलो इसका नाम बताओ, कौन है ये? क्या दिख रहा है ये, क्या दिख रहा है ये? हे भगवान, ज्योत्सना मेरी नाक कटा देगी, कह रही ये किसी ने पढ़ाया नहीं। अरे हमने तो पढ़ाया है, किसी ने पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, कितनी बार पढ़ाया है, हैं? हाँ, हरा सवाल है, ग्रीन एल्गी है, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? ये क्या है? ये पीला सवाल है, क्या है ये क्या है? ये पीला सवाल है ना, ये है प्लेनेरिया। क्या है ये? प्लेनेरिया जो कौन सी प्रक्रिया करता है? पुनरुत्थ भवन, रीजनरेशन, है ना। ये प्लेनेरिया को तुम कई सारे टुकड़ों में तोड़ दो, प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा? एक नए जीव की उत्पत्ति, एक नए जीव की संतति कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पुनरुत्थ भवन हो जाएगा। बस यही लिखना है तुमको। मुकुलन की बात करेंगे बेटा, मुकुलन दो तरह का होता है। मुकुलन कितने तरह का होता है? दो तरह का मुकुलन होता है, एक शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर। जो मुकुलन शरीर के अंदर होता है वो हाइड्रा में होता है, जबकि जो मुकुलन शरीर के बाहर होता है वो पता नहीं किस में होता है। जल्दी से बताओ ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? गोल गोल मटके जैसा, क्या कहीं देखा है? कुछ दिखा दिखाया लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, या फिर सब सूना सूना लग रहा है? जल्दी बताओ भाई। सिंपी कह रही है वायरस। हे भगवान, जो मुकुलन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, अरे ज्योत्सना आए है, आ गई तुम वापस से ट्रैक पे। जो मुकुलन जिसमें ऐसा जीव जिसमें मुकुल के आकार का, बड के आकार का कुछ बाहरी ऐसा उभार जो शरीर के बाहर निकलता है, वो हाइड्रा में होता है, उसको हम लोग बाह्य मुकुलन कहते हैं। जबकि वही मुकुल, वही बड, वही कलिका का निर्माण अगर किसी जीव के
शरीर के अंदर होता है तो उसको हम लोग आंतरिक मुकुलन में रखते हैं। ये यीस्ट नहीं है बेटा, ये स्पंज है। क्या है ये स्पंज है। ये इंग्लिश में लिखा है, अब हिंदी में लिख देते हैं। ये क्या है? स्पंज है। और स्पंज कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्पंज कौन सी कैटेगरी में आएगा? जल्दी से बताओ। स्पंज जीवाणु है कि वायरस है? स्पंज जीवाणु है कि वायरस है या फिर प्रोटोजोआ में आएगा? किसमें आएगा? कौन बच्चा बताएगा? जो बच्चा बताएगा वो बहुत अच्छा बच्चा है, बाकी सारे भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग अच्छे हैं। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग अच्छे हैं। कौन कौन से? एक तुम और एक हम, बस। ना तो ये जीवाणु है, ना तो ये विषाणु है, और ना ही ये जो है प्रोटोजोआ में आएगा। ये आता है पोरीफेरा में ही। हा। तुम लोग नहीं बता पाए, तुम लोग हार गए, मैं फिर से जीत गया। ये किस में आएगा? ये आएगा पोरीफेरा में। ये किस में आएगा? पोरीफेरा में आएगा, क्योंकि जो स्पंज हैं वो पोरीफेरा में आते हैं गहलोत साहब, वो प्रोटोजोआ में नहीं आते हैं। ठीक है, एक बार 9th की बुक उठा करके देखो, वहां पर तुमको दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमको मजा तब आएगी, है ना? हम तुम लोग फिर से हार गए, हम फिर से जीत गए, लेकिन हमको मजा उस दिन आएगी जिस दिन हम हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे। समझे? हाँ भाई, पोल नहीं होगा अमन बेटा, पोल भूल जाओ, आज की क्लास में पोल नहीं होगा। ठीक है ना? हमको सबसे ज्यादा खुशी उसी दिन होगी जिस दिन हम तुम लोगों से हार जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं प्रिया। हाँ, मीठे जल में पाए जाते हैं, स्वाति गुप्ता सही कह रही है। चलो, तो ये हो गया आंतरिक मुकुलन और ये हो गया बाह्य मुकुलन। आगे बढ़ते हैं भाई, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बीजाणुओं के द्वारा प्रक्रिया किस तरह से होती है? तो बीजाणुओं के द्वारा तुमको यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, इसके अलावा उजाला खातून क्या कह रही है? सर 9th क्लास का चैप्टर पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल, लेकिन दिमाग उनका खराब होता है उजाला, दिमाग उनका खराब होता है जिनके पास दिमाग होता है। चलो, दिमाग उनका खराब होता है जिनके पास होता है। चलो नालायको, बीजाणुओं के द्वारा किस तरह से प्रक्रिया होती है? तो भैया बीजाणु क्या होते हैं? बीजाणु एक सूक्ष्म, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय पतली झिल्ली के द्वारा गोलाकार विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको बीजाणु कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो बीजाणु हैं, ये शैवाल और कवक में बीजाणुओं का निर्माण सामान्यता होता है। यहां पर ये जो तुम 2 तरह की प्रक्रिया देख रहे हो, ये क्या है? ये बीजाणुओं के प्रकार हैं, जिसमें एक होता है चल बीजाणु और एक होता है अचल बीजाणु। जो बेटा ये चल बीजाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गतिशील होते हैं। क्यों गतिशील होते हैं? क्योंकि इसमें तुमको ये 2 तरह के क्या दिख रहे हैं? धागे। क्या दिख रहे हैं? 2 तरह के धागे दिख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कशाभ कहते हैं, फ्लैजला कहते हैं। ये जो फ्लैजला है, उजाला कह रही सर इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दिमाग है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो जो चल बीजाणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, और गतिशील इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि उसमें कशाभ पाए जाते हैं। ये जो तुमको पतले पतले 2 धागे दिख रहे हैं, ये कशाभ है। क्या है ये कशाभ है। ठीक है, इसी कशाभ के माध्यम से ये गति करते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो जो पहले तुमको चित्र दिख रहा है वो क्लेमाइडोमोनास है, जो कि क्या है? जो कि एक शैवाल है। ये क्या है? ये एक शैवाल है, और इस शैवाल का नाम क्या है? इस शैवाल का नाम है क्लेमाइडोमोनास, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लो। जो ये नीचे चित्र दिया गया है, ये अचल बीजाणु का है। किसका है? अचल बीजाणु। और जो अचल बीजाणु होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, तो अगतिशील होते हैं। और गति इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें कशाभ नहीं होते हैं। तो कशाभ या फिर फ्लैजला क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और उदाहरण की बात करेंगे तो ये कवक है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये कवक है। कवक को अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं।
और शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। कहीं से भी कंफ्यूजन का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। ये शैवाल है, एल्गी है, जिसका नाम क्लेमाइडोमोनास है। ये कवक है। और एक बच्चे ने बता दिया पेनिसिलियम। स्वाति गुप्ता, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये कवक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पेनिसिलियम। और तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा कि पेनिसिलियम से ही सबसे पहले एक एंटीबायोटिक का जो है निर्माण किया गया था। जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन करी गई थी, जो एंटीबायोटिक सबसे पहले प्राप्त करी गई थी, वो इसी पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त करी गई थी। ठीक है, तो इस पेनिसिलियम को, जो पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक प्राप्त करी गई थी, उसका पूरा नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम है जिससे क्या है, जिससे एंटीबायोटिक प्राप्त करी गई थी, वो तो बात की बात है। फिलहाल ये अचल बीजाणु है जिसमें जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो होती है। और वो किसके द्वारा होती है? वो अचल बीजाणु के द्वारा, मतलब बीजाणुओं के द्वारा होती है। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो कायिक प्रवर्धन आएगा। कायिक प्रवर्धन, एक बच्चा पूछ रहा था सर जड़ों द्वारा क्या होता है, तो आ जाओ भाई, यहां पर अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें पादप के कायिक भाग, चाहे वो मूल हो या तना हो या पर्ण, पर्ण का मतलब हो गया पत्ती, इससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। और इसी विधि को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया कहां होती है? पादप में होती है, पेड़ पौधों में होती है। ठीक है, 1857। ठीक है, जो कायिक प्रवर्धन होता है वो क्या है? पादप का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है, जिसमें नए पौधे का क्या होता है? निर्माण होता है, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और ये जो नए पौधे का निर्माण है, ये कई तरह से हो सकता है। ये जड़ों के द्वारा हो सकता है, ये तनों के द्वारा हो सकता है, और ये पत्तियों के द्वारा हो सकता है। अगर कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें जड़, तना, पत्ती भाग ले रहा है, तो वो क्या है बेटा? वो कायिक प्रवर्धन है। क्या है ये? कायिक प्रवर्धन है। और जल्दी से बताओ, ये किसकी पत्ती दिख रही है? नालायकों, तुम लोगों ने देख तो नहीं लिया? यहां पर किसकी पत्ती दिख रही है? इसको हम साफ कर देते हैं। जल्दी बताओ, ये किसकी पत्ती दिख रही है यहां पर? ठीक है, और एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब हो गया आर्टिफिशियल, जिसमें हम लोग ये काम करते हैं। और विशाल यादव ने बताया है, इसके पहले प्रगति गुप्ता ने बताया है, और बहुत सारे बच्चों ने बताया है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ब्रायोफिल्म की पत्ती है ये। किसकी पत्ती है ये? ब्रायोफिल्म की पत्ती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चा। कलम के द्वारा, दाग लगाने के द्वारा, रोपण के द्वारा ये कृत्रिम प्रक्रिया की जा सकती है। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। और पेड़ पौधों में होने के साथ साथ ये क्या करती है? जड़ों के द्वारा, तनी के द्वारा, पत्तियों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा था, आज एक बच्चे ने हमको कमेंट किया था, समझे? आज एक बच्चे ने हमसे पूछा था सर कायिक प्रवर्धन क्या होता है ना। बच्चे ने अपना नाम नहीं बताया, रुको जरा मैं चेक कर लेता हूं बच्चे का नाम क्या है, शायद दिख जाए। पूछा था हमने उससे, अपने भैया तुम अपना नाम बता दो, बताया ही नहीं। कह रहा सर नाम में क्या रखा है? सर नाम को जाने दीजिए ना, नाम में क्या रखा है? काम की बात करते हैं, क्यों भाई? काम की बात करते हैं सर जी, है ना, मुद्दे की बात करते हैं। कौन था मेरा बच्चा? मिल नहीं रहा भाई। चलो, एक तो इतने सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना कि देख ही नहीं पाते हैं। होगा भाई कोई। चलो भाई कोई बात नहीं, जाने दो, बच्चे सो बच्चे। चलो, काम खत्म, नाम खत्म। चलो देखो, तो ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया क्या होती है? देखो, ऊतक संवर्धन एक प्रक्रिया है जो कि लैब में होती है। कहाँ होती है? लैब में, मतलब एक बहुत बड़ी सी लैब होती है ना। SCION, सियोन क्या होता है बेटा? जब हम लोग ये जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया करते हैं ना, तो यहां पर जब हम इसके पार्ट को काटते हैं ना, तो उसी को सियोन कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो प्रक्रिया है कायिक प्रवर्धन की, ये एक लैब में होती है और लैब में क्या करते हैं, लैब में वहां पर उसको न्यूट्रिशन देते हैं और न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको वहां पर क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं हार्मोन्स की मदद से। तो हार्मोन्स भी वहां पर जो है एक अपना रोल प्ले करते हैं। कौन सा हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, हमने तुम लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था, है ना। दो हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर, एक ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है ना। दो हार्मोन्स हैं जिन हार्मोन्स की मदद से लैब में ये प्रक्रिया करी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पेड़ की जो ये पत्ती है उसको काटते हैं, जिसको सियोन कहते हैं, ठीक है। और जब इसको काट देते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन तकनीक में, ऊतक संवर्धन की तकनीक में पौधों के कोई ऊतक या फिर उसकी किसी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष भाग से, पौधे के किसी शीर्ष भाग से क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं और कृत्रिम माध्यम के द्वारा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम मतलब लैब में ये प्रक्रिया होती है। कहां होती है, लैब में, है ना। तो कृत्रिम माध्यम में नए पौधे उगाए जाते हैं जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं और उसको कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन हार्मोन युक्त, कौन से हार्मोन्स यहां पर इस्तेमाल होंगे, दो, एक होगा ऑक्सिन और एक होगा जिब्रेलिन, एक होगा ऑक्सिन और एक होगा जिब्रेलिन। तो ये दो हार्मोन्स होते हैं, उसके एक माध्यम में स्थानांतरित करते हैं और पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं जिससे वे वृद्धि करके विकसित होकर के नए पौधे बन जाते हैं। इस तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इस तकनीकी का उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। क्लोन क्या होते हैं बेटा, हमारे जैसा ही एक मोहिसर बना लेना क्लोन हो जाता है ना। लैब में मेरे ही जैसी किसी आकृति को बना लो तो वो क्या हो गया, मेरा क्लोन हो गया, है ना, मतलब खुद के जैसा, है ना। चलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ना, कायिक प्रवर्धन क्लियर हो गया। बताओ जल्दी से, इतना क्लियर है तो बढ़ा जाए अगले टॉपिक पर। छोटे छोटे टॉपिक हैं भैया, ये अलैंगिक जनन ना बहुत बड़ा टॉपिक था भाई, अलैंगिक जनन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक था। इतना क्लियर हो गया। गोटे, गोटे क्या होता है, गोटे तो हमको भी नहीं पता क्या होता है, ये कहां लिखा है, चलो जल्दी बताओ। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। छोटे छोटे टॉपिक रह गए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। बट डेवलप ऑन नॉच, हाँ भाई हो सकता है। चलो क्लास में पढ़ाया था भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं पढ़ाया है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। अब ये पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, तो ये एक प्यारे से बहुत बढ़िया फूल के माध्यम से होती है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है लैंगिक जनन की, जब हम पौधों में बात करेंगे तो वो पुष्पीय पौधों में होती है। किसमें होती है, पुष्पीय पौधों में होती है। और ये जो पुष्पीय पौधे हैं, टेंशन नहीं ले, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्रगति, है ना, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लिखा तो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन हमको पढ़ना वही जो हमारे काम का हो, है ना प्रगति। हाँ लाइव क्लोन होते हैं ना, तो मेरे जैसी मेरी एक दूसरे मोहिसर को बगल में खड़ा कर दो तो लाइव क्लोन हो जाएगा, गधे कहीं के। सर ये डायग्राम मैंने अपनी नोट से बनाया है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अभी ग्राफ्टिंग बताया तो कायिक प्रवर्धन में, बंटी कायिक प्रवर्धन ने बताया ना ग्राफ्टिंग। ये जो प्रक्रिया कहां गई, ये कलम लगाना, कौन सी प्रक्रिया है ये, ग्राफ्टिंग ही तो है। चलो, तो जो पौधों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है बेटा, वो कौन से पौधों में होती है, पुष्पीय पौधों में होती है। अब तुम सोच रहे हो सर बार बार आप ये पुष्पीय पुष्पीय वाले शब्द को क्यों जो है बार बार इसको वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, शायद तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा और पढ़ाई होगा 9th में। ये जो पुष्पीय पौधे होते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं, सॉरी जो पौधे होते हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में। पहला वो क्या होते हैं, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म,
ठीक है ना। तो जो एंजियोस्पर्म वाली जो कैटेगरी जो सबसे लास्ट में आती है, अभी कोई जरूरी नहीं है, टेंशन नहीं लो, बस खाली सुन लो, ठीक है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो पांचवी कैटेगरी है एंजियोस्पर्म, उसी उसी कैटेगरी वाले जो पौधे हैं उसी में सिर्फ और सिर्फ पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं जो पुष्पीय पौधे हैं, तो पुष्पीय पौधे सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैटेगरी में पाए जाएंगे, जो एंजियोस्पर्म होगा। क्या होगा, जो कौन सी कैटेगरी में होंगे, जो एंजियोस्पर्म वाले पौधे होंगे। तो बस तुम्हें खाली ये नाम याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो कोई पूछ दे कि भैया फ्लावर किस कैटेगरी वाले पौधे में होते हैं, तो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी वाले जो है पौधों में क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। आप पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा भाई, सिलेबस में था 9th में, है ना। अभी तुम लोग भूल गए होगे, लेकिन क्योंकि नालायक ठहरे तुम लोग, ठीक। तो भाई ये जो लैंगिक जन्म की प्रक्रिया जो हम लोग किसमें देखेंगे, एक बढ़िया से फ्लावर हम लोग जो यहां पर देख रहे हैं, जिसको हम लोग पुष्प कहते हैं, जिसको हम लोग फूल कहते हैं, जिसको हम लोग खुशी से किसी को देते हैं, है ना, फिर वो उसमें क्या कर देता है, फिर वो उसमें ऐसे कस के फूंक देता है, बेचारा वो उड़ जाता है, पता नहीं किसके पास चला जाता है। तो ये जो फूल है ना, इस फूल के मेनली कितने भाग होते हैं, 4। इस फूल के, इस फ्लावर के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अभी तक तुम लोगों ने बता ही दिया चारों भागों के बारे में, है ना। एक बार देख भी लेते हैं यहां पर जो 4 भाग है। सबसे पहला वाला क्या है, सबसे पहला वाला भाग है ये जो तुमको हरे कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको हरे कलर का ये वाला भाग, पूरा नहीं, सिर्फ ये जो तुमको हरे कलर का भाग दिखाई दे रहा है ना, इतना, है ना। इस हरे कलर के भाग को क्या कहते हैं, इसको बाह्य दल कहते हैं ना। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया बाह्य दल। सबसे पहला क्या हो गया, बाह्य दल, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैलिक्स। चलो भाई लिख देते हैं, ठीक। अब दूसरा पार्ट, दूसरा वाला हिस्सा क्या, दूसरा ये जो तुम ये बहुत बड़ा सा देख रहे हो ना, ये पिंक कलर वाला, ये जो तुम एकदम बड़ा सा देख रहे हो ना, ये पिंक कलर वाला है ना, ये जो ये जो बड़ा सा है ना पिंक कलर वाला, गिलास है, गिलास है, गिलास है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो तुम देख रहे हो बेटा, ये बड़ा सा, ये बड़ा सा, ये ऐसे, ये है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है दलपुंज। क्या है ये, दलपुंज है, कहते हैं अंग्रेजी में करोला। एक हो गया कैलिक्स, एक हो गया करोला, है ना, दलपुंज हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद, ये जो तुम देख रहे हो हरे कलर का, फिर से ये जो पतला सा, ये लंबा सा गया ऊपर की तरफ, ये, और ये इधर से गया, है ना, देख रहा है। एक और है, ये भी है ना। और ये ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है, लाल लाल, जो भी लगा है भाई लगा रहने दो, क्यों छेड़ो बेचारे को, है ना। ये ऐसे लगा हुआ है ना, लाल लाल, तो ये है क्या, ये है क्या, ये है पुकेंसर। क्या है ये, पुकेंसर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंड्रोइसियम। एंड्रोसियम, है ना। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, चौथे नंबर में तुमको जो ये दिख रहा है, ये बीच में, ये यहां से ऐसे बढ़िया ऊपर गया, जा करके ये कुछ इस तरीके से निकला, और फिर ये नीचे आ गया वापस से, ये वाला इतना हिस्सा, इतना हिस्सा क्या कहलाता है, इतना हिस्सा क्या कहलाता है, स्त्री केसर। क्या कहलाता है, स्त्री केसर।
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गायनोशियम, है ना। तो भाई कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, बायदल, दलपुंज, बायदल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर तरह के ये जो चार नाम हैं, इन्हीं चारों से मिल करके क्या बना है, ये बढ़िया सा, प्यारा सा, सुंदर सा फूल। अब कौन बच्चा हमको ये बताएगा, चारों नाम तो तुम सबने बता दिए, है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया शायद, या किया होगा, ये जो नीचे का ये जो तुम हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये इतना हिस्सा, ये क्या होता है, ये कौन बच्चा बताएगा, ये बताओ जरा, ये कौन बच्चा बताएगा, जो ये तुम बढ़िया सा ये हिस्सा देख रहे हो, ये नीचे से, जिसमें ये सारी चीजें लगी हुई हैं, जिसमें बायदल लगा है पत्तियों के आकार का, हरे कलर का, जिसमें ये, नहीं स्वाति गलत हो गया, थोड़ा ध्यान से सोचो, पूरा का पूरा तो ये फ्लावर ही है ना। पुष्पासन बेटा आशुतोष कहते होंगे, हमको तो उसकी हिंदी पता नहीं है, अंग्रेजी में जरा बता दो पुष्पासन को क्या कहते हैं। प्रगति भी बता रही है सर पुष्पासन कहते हैं, पुमंग तो नहीं कहते हैं, पुष्पासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है क्या। बहुत बढ़िया, थैलेमस। हाँ भाई, अब अगर पुष्पासन को अगर अंग्रेजी में थैलेमस कहते हैं, तो जिन्होंने पुष्पासन लिखा है वो भी बहुत बढ़िया, है ना। देखो भाई क्या है ये, फिलहाल तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। अब तुम लोग बताओ कि थैलेमस को हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, सही बात है। चलो अच्छा ठीक, हट बीजान नहीं कहते हैं, गधे कहेंगे, बीजान बताएंगे भी आगे क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बच्चे बहुत होशियार हैं, थैलेमस बहुत बढ़िया। अच्छा बेट, ओके प्रगति, चलो बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। तो ये भी जानना है भाई कि ये जिसमें ये चारों पार्ट लगे होते हैं ना, जिसमें बायदल लगा है, दलपुंज लगा है, पुंकेशर लगा है, स्त्री केशर लगा है, जिसमें ये चारों लगे होते हैं, वो ये नीचे वाला हिस्सा है, और उसको क्या कहते हैं, उसको थैलेमस, मतलब कि उसको पुष्पासन कहते हैं ना। जो भी कहते हो भाई, हिंदी में पुष्पासन कहते हो, पुष्पवृंत कहते हो, जो भी है, लेकिन फिलहाल अंग्रेजी में थैलेमस करेक्ट है। चलो ठीक है, तो ये हो गया भाई इसके बारे में। अच्छा तुम लोगों को पता है ना तुम लोगों को कि ये जो थैलेमस है, सॉरी, ये जो बायदल है और दलपुंज है, तो बायदल क्या हो गया, ये सबसे बाहरी हिस्सा है, हरे कलर का है, और हरे कलर का है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। ठीक, ये जो बेटा दलपुंज है, ये जो दलपुंज है, यहां पर पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, और भी कई कलर का हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है दलपुंज कहते हैं, और ये मल्टी कलर का होता है, बहुत सारे कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो मल्टी कलर का है, ये क्या करता है, ये कीड़ों को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है ना। मल्टी कलर का है ना, तो मल्टी कलर का है मतलब रंग बिरंगा है, और रंग बिरंगा क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, छोटे मोटे कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा, इसलिए करेगा भैया, आओ मेरे पास बैठो, और मेरे पास जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पराग कण मेरे पास हैं, वो तुम ऐसे पुष्प के पास ले जाओ जिसके पास गाइनोसियम हो, उसको जाकर के दे दो, और जब दे दोगे तो फिर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, और फिर जो है एक नए फूल का निर्माण बाकी सारी प्रक्रिया से होगा। ठीक है, चलो, तो ये प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो जो है इसीलिए जो दलपुंज है वो कैसा होता है, मल्टी कलर का होता है, ठीक है, इसीलिए दलपुंज क्या होता है, मल्टी कलर का होता है। अब बात करते हैं पुंकेसर की और स्त्री केसर की। जो पुंकेसर है यहां पर लिखा हुआ ये है पुंकेसर। तो ये जो पुंकेसर है ये क्या होता है, ये जो है क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। पौधों में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर ये लिखा है, स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। स्त्री केसर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना, फीमेल पार्ट है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं, है ना, अंग ना कहो, इसको क्या कह सकते हैं, इसको पार्ट कह सकते हैं, नर जनन भाग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वैसे अंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो स्त्री केसर है वो क्या है, वो मादा जनन भाग है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब और ज्यादा इसको अच्छे से देखेंगे तो देखो यहां पर ये तुमको चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो चित्र है किसका है, ये है किसका, एंड्रोसियम का, है ना, मतलब पुंकेसर का, ठीक। और पुंकेसर क्या है, पुंकेसर है नर जनन भाग। जो ये तुम चित्र देख रहे हो ये किसका है, ये स्त्री केसर का है। ये क्या है, मादा जनन भाग है, ठीक है। तो ये जो पुंकेसर है ना, ये जो नर जनन भाग है, यहां पर तुम दो चित्र देख रहे हो, है ना। एक तो तुम ये देख रहे हो कि ये जो लंबा सा है ना, ये देखो ये लंबा सा कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक। और फिलामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फिलामेंट को हिंदी में कहते हैं पुतंतु। तो मतलब क्या है ये जो पतला सा लंबा सा भाग देख रहे हो ये पुतंतु है, ठीक है। और इसके बाद फिर तुम ये वाला एक हिस्सा देख रहे हो, ये इस तरीके से बटा होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको एंथर कहते हैं, ठीक। और एंथर को हिंदी में परागकोश कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये परागकोश हो गया, ठीक। मतलब जो पुंकेसर है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पुंकेसर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला पुतंतु से मिलकर बना है, दूसरा परागकोश से मिलकर बना है, ठीक है। इसी परागकोश के अंदर तुम्हें क्या मिलेंगे, इसी परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। इसी परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, जिसको अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। यही पराग कण क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर से फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में जाते हैं। मतलब जो नर पुष्प है, नर पुष्प से मादा पुष्प में जाते हैं, ठीक है। और ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग हो अलग और मादा भाग अलग पुष्प में हो, तो दो पुष्प अलग अलग हो गए ना, एक में नर भाग हो गया तो उसको नर पुष्प कहेंगे, एक में मादा वाला भाग हो गया तो उसको मादा पुष्प कहेंगे। मतलब एक पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पुंकेसर हो, और दूसरा पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, स्त्री केसर हो। तो जिसमें पुंकेसर है उसको मादा पुष्प, जिसमें पुंकेसर है उसको नर पुष्प, और जिसमें स्त्री केसर है उसको मादा पुष्प कहेंगे, ठीक है ना। लघु बीजाणुओं का निर्माण भी इसी परागकोश के अंदर ही होता है, ठीक है ना। जब तुम इसको जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटोगे तो वहां पर तुमको लघु बीजाणु दिखेंगे, ठीक है, ठीक। तो नर पुष्प से पराग कण को लेकर के जाना कहां पर, मादा पुष्प में, है ना, तो वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। अभी आगे बताएंगे। लेकिन कोई अगर ऐसा पुष्प है जिसमें, जैसे कि ये वाला पुष्प जो तुमको दिखाया हमने, तो इस पुष्प में क्या है, इस पुष्प में पुंकेसर भी है और इस पुष्प में स्त्री केसर भी है। तो ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर भी हो, जिसमें स्त्री केसर भी हो, उसको क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे, है ना। जिसमें नर और मादा दोनों जनन भाग पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर में जो निषेचन की क्रिया होती है, जो परागण की क्रिया होती है, वो स्वपरागण होती है। मतलब कि पराग कण यहां से निकले और यहां से निकल के यहां गिर गए, पराग कण यहां से निकले और यहां गिर गए, यहां से निकले और यहां गिर गए, यहां से निकले और इसी में गिर गए। तो जब पराग कण एक ही पुष्प से निकल करके एक ही उसी पुष्प के जो स्त्री केसर वाला भाग है उसमें गिर जाते हैं, उसको स्वपरागण कहते हैं। और अगर कोई ऐसा पुष्प है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर होता है, तो इससे परागकण निकल करके ऐसे पुष्प में जाएंगे जिसमें स्त्री केसर होता है, वहां जाकर के फिर वो अंदर की तरफ गिरेंगे, तो उस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्लियर है ना इतना। चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया पुंकेसर के दो भाग हैं। इसी तरीके से जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के भी कितने भाग हैं, तीन भाग होते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग तुमको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, है ना। और ये जो ऊपर वाला भाग तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। फिर यही भाग ऐसे लंबा सा नीचे की तरफ आ रहा है,
ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा और वर्तिका को अंग्रेजी में स्टाइल। ठीक है। और नीचे आने के बाद फिर ये ऐसे पूरा एक एक संरचना इस तरीके से बना लेता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं इसको, अंडाशय कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ओवरी कहते हैं। ठीक। इस अंडाशय के अंदर जो तुम ये वाला भाग देख रहे हो, इस अंडाशय के अंदर ये जो तुम हरे कलर वाला बेटा भाग देख रहे हो ना, इसको बीजांड कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है ना। ठीक। इसके बाद तुम एक और ये संरचना देख रहे हो, इसके अंदर ये गोल गोल, ये जो तुम गोल गोल संरचना देख रहे हो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश, जिसको अंग्रेजी में एम्ब्रायो सैक कहते हैं। अंग्रेजी में एम्ब्रायो सैक, हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर ही ये जो तुम कोशिका देख रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। इसी एग सेल के बगल में दो और कोशिकाएं होती हैं, जिसको सहाय कोशिका कहते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं। जो बीच में देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और ये जो तुम ऊपर यहां पर ये तीन तरह की कोशिका देख रहे हो, इसको एंटीपोडल सेल मतलब प्रतिव्या शांत कहते हैं। ठीक है। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है, जल्दी बताओ, इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी बताओ, ये सारे नाम क्लियर हो गए भैया, डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्लियर कर दो, अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से क्लियर कर दो फटाफट, इतना क्लियर है ना, जल्दी से फटाफट थम्स अप कर दो। ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं, अंजलि वर्मा बिल्कुल सही बात है। इतना क्लियर है ना, यहां तक अभी तक कोई दिक्कत पूरे चैप्टर में? जितना हम लोगों ने दो टॉपिक, अभी दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, खत्म होने वाला है, इतना क्लियर है? चलो अभी ये जल्दी से यहां पर फिर से नाम बताओ, इसको बोलते हैं, देखो अभी यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर परागकण जो है अंदर आएगा। ठीक है ना, परागकण क्या होगा, अंदर आएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा था तुम्हारा वर्तिकाग्र। ये जो पूरा लंबा सा हिस्सा देख रहे थे, ये क्या था, ये था वर्तिका। और ये जो नीचे ये जो गोल वाला तुम यहां संरचना देखे थे, ये क्या था, ये था अंडाशय। ठीक है। और अंडाशय के अंदर ये जो नीले कलर की संरचना देख रहे हो, ये क्या था, ये था बीजांड। और बीजांड के अंदर ये जो तुम हरे कलर की संरचना ये देख रहे हो, ये क्या था, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर ये जो तुम लाल कलर की यहां पर संरचना देख रहे हो, ये क्या था, अंड कोशिका, एग सेल। अब क्या होगा, अब ये छोटे छोटे क्या है, पराग कण। क्या है बेटा, ये छोटे छोटे क्या है, ये पराग कण है ना। और ये पराग कण क्या करेंगे, ये पराग कण एक, ये पराग कण, ये पराग कण क्या करेंगे, ये पराग कण एक नलिका का निर्माण करेंगे। ये पराग कण क्या करेंगे, ये पराग कण एक नलिका का निर्माण करेंगे। और उस नलिका का निर्माण करके ऐसे करके नीचे से ये भ्रूण कोश के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लंबी सी नलिका के आकार की संरचना ये लोग बना रहे हैं, इस लंबी सी नलिका के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, इसको पराग नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पराग नलिका कहते हैं, है ना, पॉलन ट्यूब।
क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब, पराग नलिका कहते हैं। और ये फिर पराग नलिका के माध्यम से क्या करेंगे, ये नर युग्मक को, यहां पर तुमको नीचे की तरफ अगर ध्यान से देखोगे तो पराग नलिका के अंदर यहां तुमको क्या दिख रहे हैं, यहां तुमको नर युग्मक दिखेंगे, है ना, ये नर युग्मक, ठीक है, पराग नलिका के माध्यम से अंदर आते हैं और ये नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा। अंड कोशिका से जब मिलेगा तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जब अंड कोशिका से मिलेगा उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। और निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी और निषेचन की प्रक्रिया होकर के युग्मनज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, सब लिखा हुआ है। पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर नर युग्मक अंडाशय में जो है मादा युग्मक तक पहुंचता है, फिर ये होता है, वो होता है और इस तरीके से निषेचन हो जाता है। निषेचन होकर युग्मनज का निर्माण भी हो जाता है। यहां तक क्लियर है, दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अगर दोनों टॉपिक क्लियर हो गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्वपरागण पर परागण क्या होता है, जब एक ही पुष्प में जो है नर भाग और मादा भाग होगा तो वहां पर जो परागण की प्रक्रिया है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, वो किसके माध्यम से होगी, स्वपरागण के माध्यम से होगी। और जब नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होंगे तो नर पुष्प से परागकण का मादा पुष्प तक जाना और जा करके फिर निषेचन करना, वो जो प्रक्रिया होगी वो परपरागण की प्रक्रिया होगी। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछते हैं, परागण और निषेचन में अंतर क्या है, तो वो भी तुम यहां से देख लोगे, परागण और निषेचन में अंतर क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम क्या है, नर जनन तंत्र। अभी छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, है ना। नर जनन तंत्र तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, मादा जनन तंत्र और भी छोटा है, लेकिन उसमें हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी पढ़ना है ना। तो चलो जल्दी से पहले हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में देख लेते हैं। ये जो नर जनन तंत्र है ये क्या होता है, तो भाई कुछ इस तरह का चित्र होता है, जिसका डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, समझे, तुमको बस खाली इसकी नेमिंग याद रखनी है। तो जल्दी से हमको बता दो, जल्दी से परागकण का चित्र भी बता देंगे बेटा, परेशान नहीं हो। ठीक है, तो जो नर जनन, पहले जो सिलेबस तुम्हारा है उसको पहले खत्म करना है ना। तो ये जो नर जनन तंत्र का चित्र है, इसमें जो सबसे मेन रोल होता है वो किसका होता है, वो होता है बेटा वृषण का। जो सबसे ज्यादा मेन रोल है वो किसका है, वृषण का है। और अगर तुम इस डायग्राम में, इस चित्र में अगर तुम वृषण को देख पा रहे होगे तो ये कुछ दो ये वृषण तुमको यहाँ पर अंडाकार स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से नेमिंग बता दो, जल्दी से नेमिंग बता डालो बेटा। इसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको टेस्टिस कहते हैं, ठीक है ना, इसको वृषण कहते हैं। और वृषण के अंदर जो यहाँ पर तुम ये कुछ इस तरीके की ये जो है संरचना देख रहे होगे, है ना, ये जो कुछ इस तरीके की संरचना वृषण के अंदर दिखाई दे रही है, बहुत हल्की लाइट कलर की है, इसको क्या कहते हैं, इसको वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस के अंदर ही जो संरचना है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं, है ना। 200 से 250 इनकी संख्या होती है, 200 to 250, 200 से 250 टेस्टिस के अंदर ये जो संरचनाएं होती हैं, इसको हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। इसी वृषण पालिका के अंदर, है ना, हाँ, इसी वृषण पालिका के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, नर जर्म कोशिका और लीडिक कोशिका, वो इसी के अंदर पाई जाती है ना। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है बेटा, ये वही देखना पड़ रहा है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, है ना। और अगर नहीं देखोगी ना तो तुम्हारे एग्जाम में जो है मार्क्स भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखना भी पड़ेगा तुमको, ये बनाना भी पड़ेगा तुमको। और ये अगर नहीं बनाओगी और नहीं याद करोगी तो फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, फिर कहना कि अब ये हमको क्या क्या देखना पड़ रहा है, मेरे एग्जाम में नंबर ही नहीं आए हैं। हाँ, फिर कहना ये क्या क्या देखना पड़ रहा है, जब एग्जाम में नंबर ना आएंगे ना तब पता चलेगा। देखो, तो ये जो संरचनाएं तुमको यहां पर दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको वृषण कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, और वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इन्हीं को हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। 200 से 250 इनकी संख्या होती है। और ये जो वृषण पालिका है, इसके अंदर 2 तरह की कोशिकाएं तुमको देखने को मिलेंगी। जो एक कोशिका है उसको कहते हैं नर जर्म कोशिका। क्या कहते हैं, नर जर्म
कोशिका, है ना, मेल जर्म सेल, ये वही नर जर्म कोशिका है, ये वही नर जर्म कोशिका है जो जो किसका निर्माण करती है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जो नर युग्मक का, जो शुक्राणु का निर्माण करती है, ये वही नर जर्म कोशिका है। और ये नर जर्म कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण कर सके, इसके लिए इसको जरूरत होती है ताकत की, पोषण की। और पोषण कहां से मिलेगा उसको? तो इसको पोषण देने के लिए एक और कोशिका यहां पर होती है, जिसको हम लोग लीडिक कोशिका कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग लीडिक कोशिका कहते हैं। ये जो लीडिक कोशिका है, ये लीडिक कोशिका क्या करती है? ये लीडिक कोशिका इस नर जर्म कोशिका को क्या देती है? इसको पोषण प्रदान करती है। क्या देती है? पोषण प्रदान करती है। किस लिए? जिससे कि वो शुक्राणुओं का निर्माण कर सके, है ना। बहुत बढ़िया। इसी लीडिक कोशिका, लीडिक कोशिका तो कहते हैं, ठीक है। तो लीडिक कोशिका पोषण देती है, किसको देती है? नर जर्म कोशिका को देती है, जिससे कि ये शुक्राणुओं का निर्माण कर सके, ठीक है ना। अच्छा, सर्टोली सेल, अरे अरे अरे, हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, पक्का ना, सर्टोली सेल है ना। हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, सर्टोली कोशिका है ना, पक्का। हाँ, सर्टोली सेल, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, हाँ, सर्टोली कोशिका, ठीक 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 ठीक। मास्टरबेशन करना कि नहीं चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गधे कहेंगे पहले पढ़ लो, बाद में करते रहना मास्टरबेशन जितना करना है, पहले पढ़ाई कर लो, समझे। तो ये जो वृषण है, इस वृषण के अंदर क्या होता है? इस वृषण के अंदर 200 से 250 की संख्या में वृषण पालिका होती है। और ये जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका के अंदर क्या होता है? इस वृषण पालिका के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक को बोलते हैं नर जर्म कोशिका मेल, और नर जर्म कोशिका MGC मेल जर्म सेल, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और वही दूसरी कोशिका होती है जिसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका नर जर्म कोशिका को क्या देती है? पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब यहां पर ये जो वृषण पालिका है ना, हमने तुमको बताया वृषण पालिका कितनी होती है? 200 से 250। तो ये जो 200 से 250 वृषण पालिका है, ये कैसे होंगी? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होंगी ना। तो हर दो वृषण पालिका के बीच में क्या दिख रहा है? गैप दिख रहा है। दो वृषण पालिका के बीच में जो गैप होता है, जो स्थान होता है, उस स्थान को कहते हैं क्या? अंतराकोशीय स्थान। और इस अंतराकोशीय स्थान पे, इंटरस्टिशियल स्पेस, इस अंतराकोशीय स्थान पे जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को कहते हैं अंतराकोशीय कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है ना। इसी अंतरकोशीय स्थान को या अंतरकोशीय कोशिका को एक और कोशिका का नाम देते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है लीडिक सेल। तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं इसका नाम भी, किसका? लीडिक सेल। ये लीडिक कोशिका कहां होती है? ये लीडिक कोशिका कहां पर होती है? ये लीडिक कोशिका होती है वृषण पालिका के बीच में, जहां पर अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है। जो अंतरकोशीय स्थान है, हाँ, अंतराली कोशिका भी कहते हैं। जो अंतरकोशीय स्थान है, इसी अंतरकोशीय स्थान में जो कोशिका पाई जाती है, इसको अंतरकोशीय कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। इसी अंतराली कोशिका को लीडिक कोशिका भी कहते हैं। ये लीडिक कोशिका करती क्या है? ये लीडिक कोशिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन्स का निर्माण करती है, जिसके कारण लड़के होते हैं, है ना। लड़के, आखिर लड़के क्यों होते हैं? उसका रीजन होता है हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स कहां से निकलता है? लीडिक कोशिका से निकलता है। इस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। इसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। अब हमने ऐसा क्यों कहा? कि इसी कारण लड़के होते हैं, ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है ना, इसी को बेटा मेल हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? मेल हार्मोन्स कहते हैं, नर हार्मोन्स कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसी एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से
10 से 12 साल के बाद, कब, जब कोई बेबी 10 से 12 साल का हो जाता है, जब कोई बेबी 10 से 12 साल का हो जाता है, तो उसके बाद लड़का हो या लड़की, उसके शरीर में क्या आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। देखो ऐसा है ना कि जब कोई 6 साल का बच्चा होता है, या जैसे मान लो कोई 3 साल का बेबी है, अब तुम 3 साल के बेबी को, अगर मान लो वो लड़का है, अब तुम उसको फ्रॉक पहना के ले जाओ बाहर, निकलने ले जाओ, ठीक है, उसको बाहर ले जा करके टहलाओ, तो बताओ कोई दूर से देख के, जब तुमने उसको बढ़िया, उस लड़के को तुमने फ्रॉक पहना दिए, 3 साल के बच्चे को, तो उसको तुमने फ्रॉक पहना दिए, कोई कहेगा कि ये जो है लड़का है, कोई कहेगा कि ये लड़का है, तुमने उसको फ्रॉक पहना, हर कोई कहेगा अरे ये बेटी कैसी है, तुम्हारी बिटिया कैसी है, अरे ये बड़ी प्यारी लग रही है, ये बड़ी क्यूट लग रही है, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा ना कि नहीं होगा? हाँ, फ्रॉक पहना दो और क्या। ऐसे ही होता है भाई। किसी किसी छोटे बच्चे को, जैसे मान लो अगर कोई लड़की है ना, उसको तुम बढ़िया जो है, उसको तुम शेरवानी पहना दो, है ना, तो क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा बेटा बड़ा प्यारा लग रहा है। हम्म। तो जब कोई छोटा बेबी है ना, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब वो लगभग 10 साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा, या कोई लड़की है वो जो है 10 साल की हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी, हालांकि लड़कियों में तो और पहले से ही जो है फीमेल हार्मोन्स निकलने लगता है, जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, है ना, अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 10 से 12 साल में क्या होता है, 10 से 12 साल, हाँ लहंगा पहना दो तुम, ठीक है, तुम आस्तोष यही करना है, जब तुम्हारी कोई छोटी बहन हो, है ना, या कोई छोटा भाई हो, तो तुम उसको लहंगा पहना देना, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेना, है ना, तो सर ने बोला फ्रॉक पहनाएंगे, भाई हम तो उसको फ्रॉक पहना के टहलाएंगे, चाहे भले वो लड़का हो, है कि नहीं? हाँ, सब लोग अपने अपने मन की कर लेना, ठीक है। तो अच्छा चलो मुद्दे पे आओ भाई, बहुत नालायक तो तुम लोग तुरंत जो है। तो अगर कोई जो 10-12 साल का जो बच्चा है, फिर उसके बाद क्या होने लगता है ना, उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, है ना, जैसे तुम्हारी बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस निकल ही रहे हैं, है ना, हार्मोन्स का लेवल बढ़ ही रहा है ना। तो अभी तुम्हारी एज में, या तुमसे और अगर मान लो 4-5 साल कम कर दिया जाए, तुम्हारी भी 12-13-14 साल के हो गए, है ना, तो श्रद्धा निषाद के ऊपर कौन था, जो भी था, ब्लॉक करवा देंगे तुमको तुरंत हम, ठीक है। तो क्या होने लगता है, ये 12 साल की उम्र में लगभग जो है हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, है ना। तो ये हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि अगर मान लो कोई लड़का है 10 साल का, और उसमें ये एंड्रोजन या ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जब ये निकलने लगता है, तो इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, अगर वो लड़का है तो उसके जो कंधे हैं, वो कंधे उसके चौड़े होने लगते हैं, है ना, जैसे होते हैं कंपेरेटिवली, उसके जो कंधों में विकास होने लगता है, चौड़े होने लगते हैं, उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होने लगती है ना, दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं, है ना, ये सारी चीजें जो होने लगती है। वहीं जो लड़कियां हैं, तो लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण डेवलप होते हैं। और ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, ये जो लड़कियों में होते हैं, वो फीमेल हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अब ये फीमेल हार्मोन्स क्या सा होता है, एस्ट्रोजन होता है ना। ये जो एस्ट्रोजन है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लड़कियों की आवाज पतली होने लगती है। 18 साल में नहीं होता है, गधे कहेंगे, है ना, ये जो है यंग एज में ही होता है, एडल्ट एज में, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो लड़कियों की आवाज का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, इसमें क्या होता है, इसमें लड़कियों की आवाज जो है वो पतली होने लगती है, लड़कों की आवाज भारी होती है, लड़कियों की आवाज पतली होने लगती है ना। ये जो तुम लोग कहते हो ना कि जब फोन करते हो मान लो किसी लड़की को, अरे आपकी आवाज कितनी मीठी लग रही है ना, कभी किए हो ना फोन में बात, है ना, अरे आपकी आवाज सुनने का बहुत मन करता है, तुम्हारी आवाज कितनी हमको मीठी लग रही है। तो ये तुम लोगों को जो लड़कियों की आवाज जो ये पतली सी लगने लगती है ना, कुछ समय बाद यही आवाज, समझे, कुछ समय बाद यही आवाज तुमको तीखी लगने लगेगी, समझे, फिर बोलोगे ऐसा है, तुम बोलो नहीं, एकदम चुप रहो, तुम्हारी आवाज ना हमको चुभने लगती है, समझे। तो जो आवाज आज तुमको मीठी लग रही है, 2-3 साल बाद जब तुम उसी लड़की से बात करोगे, तो वही आवाज तुमको चुभने लगेगी, समझे। तो ये जो परिवर्तन आता है ना, ये परिवर्तन क्यों आता है, ये परिवर्तन आता है किसकी वजह से,
ये आता है हार्मोन की वजह से, ये हार्मोनल चेंजेस है, समझे। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, ये हार्मोनल चेंजेस करते क्या हैं, ये जो है, ये क्या नहीं, हम सही बता रहे हैं, उजाला करिए, अरे सर सही बता रहे हैं। अगर अगर कोई जो है, देखो लड़कियों को, जो लड़कियां हैं ना, ये बेचारी इतनी स्वीट होती हैं, इतनी क्यूट होती हैं, इतने इनके नखड़े होते हैं ना, कि वो इनके पापा ही उठा सकते हैं। कौन है वो, इनके पापा ही उठा सकते हैं, है ना, और कोई नहीं उठा सकता है, समझे। हाँ, अगर कोई लड़का जब लड़की से बात करता है ना नया नया, है ना, तो जैसे मान लो हम किसी लड़की, हम क्यों करेंगे भाई, मान लो तुम्ही से किसी लड़के को उठा लेते हैं, समझे। अब जैसे शुभम है, हाँ तभी हम शादी नहीं किए हैं, समझे। अब जैसे मान लो शुभम है, अब ये मान लो किसी लड़की का नंबर लिए, है ना, नंबर लेकर के उससे बात, जब तक व्हाट्सएप पे बात की तब तक तो बढ़िया है ना। अब जब ये उससे बात किए, तो जब बात किए तो बढ़िया, आवाज बड़ी मीठी लग रही थी। अब मान लो अगर ये उसी लड़की से लगातार 2 साल तक लगातार बात करते रहे, एक तो करेंगे नहीं, है ना, एक तो करोगे नहीं। अगर मान लो तुमने उसी से 2 साल तक बात करते रहे, तो वही जो आज जो तुम्हारे शब्द निकल रहे हैं, क्या, अरे ये तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है ना, 2 साल बाद तुरंत टोन जो है वो बदल जाएगी। ऐसा है, तुम रखो यार, तुम फोन रखो, हमसे बात ना करो, तुम्हारी आवाज ना बहुत चुभती है हमको, तुम बोला ही ना करो। और शुरुआत में अरे कुछ बोलो ना भाई, बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। तो ये चीजें ना, ये सिर्फ कुछ टाइम तक ही होती हैं। तो ये सारी ही चीजें जो, और लड़कियों में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, जो दूध ग्रंथियां होती है, उनका विकास होने लगता है, ठीक है ना। जो उसके जो कमर का हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन, तो फीमेल में जो पेल्विक रीजन जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है, किसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लड़कों में कंधे चौड़े होते हैं, है ना, जो है दाढ़ी मुच्छें निकलने लगती हैं, आवाज भारी होने लगती है ना। कहते हैं ना, यार तुम यार कैसे राक्षसों जैसे बोल रहे हो, सुने हो ना लड़कों को, कहते ना कैसे तुम राक्षसों जैसे बोल रहे हो। तो लड़के जो है 10-12 साल बाद राक्षस बन जाते हैं ना, काहे, बेचारों की आवाज भारी हो जाती है, उसमें क्या ही दोष है उनका, लेकिन अब क्या किया जाए। तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन से लीडी कोशिका से निकलता है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसके बाद बेटा ये कुछ कुंडलित, ये देख रहे हो, ये कुछ कुंडलित जो है तुमको यहां पर संरचना दिखाई दे रही है, इस कुंडलित संरचना को क्या कहते हैं, इसको अधिवृषण कहते हैं। और ये जो कुंडली संरचना है, फिर ये धीरे धीरे क्या करती है, ऐसे आगे जो है बढ़ने लगती है, धीरे धीरे एक लंबी सी नलिका के आकार की संरचना बनाती है, एक लंबी सी नलिका के आकार की संरचना बनाती है। ये इस तरफ भी है और ये आपकी इस तरफ भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ है क्योंकि एक जोड़ी है। इसके बाद ये ऐसे कुंडली बना करके, ठीक है। तो इस लंबी सी नलिका के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, शुक्रवाहक। क्या कहते हैं इसको, शुक्रवाहक कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो तुमको चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है मूत्राशय। क्या है ये, मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहले तुमको 2 वृषण दिखाई दिए, इसके बाद हमने तुमको बताया इसके अंदर वृषण पालिका होती है। वृषण पालिका के अंदर नरजर्म कोशिका, सर्टोली कोशिका, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, है ना। वृषण पालिका के बीच बीच में लीडी कोशिका होती है, जिससे मेल हार्मोन्स निकलता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे सहायक नलिकाओं की। तो सहायक नलिकाओं में तुम्हारा आ जाएगा अधिवृषण, अधिवृषण के बाद आ जाएगा शुक्रवाहक, और ये शुक्रवाहक फिर ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हुए ऐसे आगे बढ़ता है और नीचे जाकर के ये एक मोटी सी नलिका में ओपन होता है। इस मोटी सी नलिका को क्या कहते हैं, इस मोटी सी नलिका को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ, क्या कहते हैं इसको, मूत्राशय। क्या कहते हैं इसको, मूत्राशय कहते हैं ना, सही लिखा है ना, जल्दी बताओ। अभी तुम्हारा लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे लकी कुमार, अभी तुम्हारा लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। अब पता है तुम्हारा लाइव एक्सपेरिमेंट कहां करेंगे, तुम्हारा लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे हम यहां, तुमको दिखा दें, है ना। मोहित सर हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। ये जो भी कह रहा है ना कि सर लाइव एक्सपेरिमेंट करिए, लाइव एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। और तुम्हारा लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे हम कहां, तुम्हें दिखाई देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। तुम्हारा लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे हम यहां, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। किसको किसको लाइव एक्सपेरिमेंट करवाना है बताओ,
अभी लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं तुरंत। अभी बताओ, अभी वीडियो कॉल करेंगे, तुरंत लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। और लाइव एक्सपेरिमेंट जिस चीज का करेंगे तो देख लिए होगे, क्या कहते हैं उसको, नसबंदी। हाँ समझे ना, ये देख रहे हो, ये ऐसा ही कुछ है ना। और जो यहां से जिसको क्या बताया अभी हमने, क्या बताया, शुक्रवाहक, इसी को काट देंगे, समझे, इसी शुक्रवाहक को काट देंगे और काट करके इसको बांध देंगे, समझ गए, तो तुम्हारा लाइव एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, समझे ना। हाँ लाइव एक्सपेरिमेंट चाहिए, बताओ चाहिए एक्सपेरिमेंट, करें करें एक्सपेरिमेंट, किसको करवाना है एक्सपेरिमेंट, बताओ जल्दी बताओ, तुरंत लाइव एक्सपेरिमेंट करवाएंगे सीधे, जल्दी, शुभ काम में देरी नहीं। देखो इधर नालायक, ये देख रहे हो, शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहक, इसी को काट देंगे, इसी को काट के देंगे बांध, समझे। हाँ भाई चलो, तो इसके बाद ये क्या है, यूरेथ्रा। और इस यूरेथ्रा के बाद यहां पर ये जो नीचे वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिश्न। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिश्न, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया शिश्न, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और ये जो पेनिस है ना, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा बाह्य जननेंद्रिय में। कौन सी कैटेगरी में आएगा, बाह्य जननेंद्रिय में आएगा, ठीक है ना। अच्छा गुप्ता जी कह रहे हैं तो बुला लो गुप्ता जी को, ठीक है। अब बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की, तो जल्दी से बताओ जरा, जल्दी से बताओ सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से बताओ सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने की क्या जरूरत है, इसे सर्जरी करवा लो ना, बस छोड़ रहे, टेंशन नहीं लो। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से बताओ। 3 तरह की सहायक ग्रंथियां होती हैं, है ना। कितनी ग्रंथियां होती हैं, 3 तरह की सहायक ग्रंथियां होती हैं। जो पहली सहायक ग्रंथि है वो ये वाली है, जो पहली सहायक ग्रंथि है वो ये वाली है ना, जिसको कहते हैं सेमिनल वेजाइकल। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, क्या कहते हैं, सेमिनल वेजाइकल। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कहां गई सेमिनल वेजाइकल, कहां भाग गई, शुक्राशय, सेमिनल वेजाइकल, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, शुक्राशय। ठीक, संख्या में कितनी होती है, 2। इसके बाद एक ये ग्रंथि देख रहे हो यहां पर, ये वाली कौन सी है, प्रोस्टेट, हिंदी में कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि। कितनी होती है, संख्या में 1। और यहां पर नीचे होती है 2, क्या नाम है इसका, बल्बो यूरेथ्रल। क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल। 3 ग्रंथियां होती हैं, कितनी होती हैं, 3 ग्रंथियां होती हैं। पहले शुक्राशय निगम, पहले शुक्राशय लिखो, शुक्राशय को अंग्रेजी में कहते हैं सेमिनल वेजाइकल। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट हिंदी में कहते हैं पुरस्थ, पुरस्थ 1 होती है, पुरस्थ 1 होती है, शुक्राशय 2 होती है, बल्बो यूरेथ्रल भी 2 होती है। मतलब शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल एक जोड़ी, शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल एक जोड़ी, संख्या में 2, और प्रोस्टेट यानी कि पुरस्थ संख्या में 1, ठीक है। चलो तो आगे ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लोगे वृषण के बारे में, ठीक है। जितना तुमको बताया, शुक्रजनक नलिकाएं होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, वहां शुक्राणु होते हैं, ठीक है। नरजर्म कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका होती है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो सर्टोली कोशिका है, ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना। फिर वहीं पे लीडिक कोशिका होती है, जिसको अंतराली कोशिका कहते हैं। ये क्या एंड्रोजन नामक हार्मोन्स को स्त्रावण करती है, जिसको मेल हार्मोन्स कहते हैं। नलिकाओं की बात करोगे तो वृषण जालिका है, शुक्रवाहिका है, ठीक है, अधिवृषण है, शुक्रवाहक है, ठीक है। और जो अधिवृषण है ना, ध्यान रखना,
जो अधिवृषण है उसमें शुक्राणुओं का क्या होता है, भंडार होता है। शुक्राणु वहां पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, बाह्य जननेंद्रिय की बात करोगे तो यहां पर आ जाएगा शिश्न। शिश्न क्या होता है, बाह्य जननेंद्रिय होता है। ठीक है, इसके बाद सहायक ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3। एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी बल्बोयूरेथ्रल और सिर्फ एक ही क्या होती है, पुरस्थ ग्रंथि। क्लियर है ना। ये तीनों मिल करके जिस लिक्विड को सिक्रीट करती है उसको क्या कहते हैं, उसको सेमिनल प्लाज्मा, शुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये अधिवृषण में स्टोर होते हैं स्पर्म, इसको याद रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो उसका संग्रहण कहां पर होता है, स्टोर कहां पे किए जाते हैं, तो बनते हैं वृषण में लेकिन स्टोर होता है अधिवृषण में। ठीक है, अंतराली कोशिका किसे कहते हैं, अरे स्वाति बेटा, अंतराली कोशिका उसको कहते हैं कि ये जो तुमको डायग्राम दिखाया था हमने, यहां पर तुमको कहां गया डायग्राम, ये जो तुमको डायग्राम दिखाया था, तो इस डायग्राम में वृषण के अंदर 200 से 250 क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्रजन। पहले तो ये वृषण पालिका है, ठीक है ना, क्या होती है, वृषण पालिका है, और इस वृषण पालिका के अंदर क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। तो ये जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका के बीच बीच में देखो क्या लिखा है, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को में क्या होता है, अंतराली अवकाश होता है। जो 2 कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अवकाश होता है। इस अवकाश में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर है यहां तक। चलो फटाफट फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर जल्दी से। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम है इसमें क्या क्या है, तो ये बहुत ही आसान सा चित्र है। कैसा है, बहुत आसान है। यहां पर तुमको क्या मिलेगा, एक जोड़ी अंडाशय मिल जाएगा। ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये अंडाशय है जो कि एक जोड़ी होते हैं। इसके अलावा क्या मिलेगा, अंडवाहिनी मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, अंडवाहिनी है, जिसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कीप, दूसरा तुम्बिका और तीसरा संकीर्ण पथ। ये तीन नामों से कीप, तुम्बिका, संकीर्ण पथ से चल करके क्या मिलता है, अंडवाहिनी नलिका मिलती है। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद ये जो है गर्भाशय आ जाता है। क्या आ जाता है, ये गर्भाशय आ जाता है। गर्भाशय के बाद जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसको योनि कहते हैं, और योनि के जो अगल बगल का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो जब सहायक नलिकाओं की बात करेंगे तो सहायक नलिका क्या है, सहायक नलिका में डिंबवाहिनी नलिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अंडवाहिनी नलिका आ जाएगी। अंडवाहिनी नलिका को डिंबवाहिनी नलिका बोलते हैं। गर्भाशय आ जाएगा और योनि आ जाएगा। इन सबको मिला करके स्त्री की सहायक नलिकाएं बनती हैं। तो यहां से सारी ही चीजें तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, बहुत आसान है। जब बाह्य जननेंद्रिय की बात करेंगे तो एक बार यहां पर देख लेते हैं। यहां पर क्या है, जघन सेल होता है। जैसे क्या था, जैसे पुरुषों में बाह्य जननेंद्रिय क्या था, शिश्न, उसी तरीके से स्त्रियों में बाह्य जननेंद्रिय बहुत सारे होते हैं। जैसे कि जघन सेल, वृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगसेफ, ठीक है, और योनि छिद्र जिसको कहते हैं हाइमेन, है ना। हाइमेन के बारे में हमने आपको बताया था कि हाइमेन, अगर हाइमेन फटी हुई है तो इट इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। अगर हाइमेन फटी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की वर्जिन नहीं है, वो स्त्री क्या है, वर्जिन नहीं है, ऐसा इंडिकेशन नहीं होता है। ठीक है ना, उसका वर्जिनिटी से, उसका कौमार्य से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो हाइमेन है वो बहुत सारी चीजों के कारण, बहुत सारी एक्टिविटीज के कारण भी क्या हो सकती है, वो फट सकती है। जैसे कि साइकिल चलाने से, खेल कूद करने से, ठीक है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं। अचानक गिर जाने से, धक्का लग जाने से तेज, ठीक है, तो इट इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, है ना। ये चित्र तुम लोगों को हमने पढ़ाया ही है। ठीक है, आतर्व चक्र, जो फीमेल में जो आतर्व चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है, 28 से 29 दिनों का होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। ये जो आतर्व चक्र की प्रक्रिया है ये लगभग 12 साल की उम्र में लड़कियों में शुरू हो जाती है। जब ये स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो इसको क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। और जब ये खत्म होती है लगभग 45 से 50 की उम्र में क्या होती है, खत्म होती है, इसको क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य के बारे में क्या है कि बहुत सारे क्या होते हैं, यौन संचारित रोग होते हैं।
इन यौन संचारित रोगों से क्या करना होता है, बचना होता है। कैसे बच सकते हैं तो वो बाद में बताएंगे, लेकिन कौन कौन से यौन संचारित रोग होते हैं, तो यहां पर सुजाक होता है जो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, सिफिलिस जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, हर्पीज वायरस के द्वारा, लैंगिक मस्से वायरस के द्वारा और एड्स वायरस के द्वारा। ठीक है, तो गोनोरिया और सिफिलिस, सुजाक और सिफिलिस जीवाणुओं के द्वारा है। ठीक है, ये किसके द्वारा है, ये जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। बाकी ये जो तीन हैं ये विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलते हैं। ठीक है ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीज। ठीक है ना, मीनार्क और मीनोपॉज। मीनार्क क्या होता है, मीनार्क जब स्टार्टिंग होती है ना मासिक धर्म की, तो उसको मीनार कहते हैं, और जब वो खत्म होने लगता है लगभग 45 से 50 की उम्र के बीच खत्म होता है, उसको मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है ना, तो यौन संचारित संक्रमण जिनमें क्या होती है, बीमारियां होती हैं, चाहे वो जीवाणुओं के द्वारा हो या फिर विषाणुओं के द्वारा। इन्हीं बीमारियों से बचना होता है। बचने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। क्या प्रक्रिया है, कुछ प्राकृतिक विधियां होती है जिसमें क्या करते हैं, बाह्य स्खलन करते हैं, या फिर मैथुन की प्रक्रिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स उस टाइम पर किया जाए 10वें से लेकर के 17वें दिन के बीच की अवधि में, जिस समय ओव्यूलेशन ना हो। ठीक है ना, इस समय क्या किया जाए, इस समय बचा जाए। 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन करने से क्या करते हैं, बचते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम पीरियड कौन सा होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है ना, ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है। या फिर हम बैरियर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरियर मेथड में स्पेशली कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है, जो मेल के द्वारा किया जाता है। फीमेल के द्वारा डायाफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी, वाल। ठीक है, या फिर अंता गर्भाशय युक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं आईयूडी। ये जो तुम चित्र देख रहे हो किसका है, कॉपर टी का है। ठीक है, इसके बाद गोलियां या पिल्स जिसमें कि सहेली नामक गोलियों को लिया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। एक शल्य क्रिया भी होती है, सर्जिकल मेथड भी होता है। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड में जो है अगर मेल में यह प्रक्रिया होती है तो शुक्रवाहक को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं। फीमेल में अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन कहते हैं। दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये चित्र है, इसको आप आसानी से यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। देखो भाई टाइम तो हो गया है, 2 घंटा हो गया है ना, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, और बहुत बड़े चैप्टर को खत्म करने से क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसमें ना टाइम चाहिए होता है ना। उजाला कह रही थी सर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत जल्दी खत्म कर दिया है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने बहुत जो है मेल वाले को आपने बहुत देर तक समझाया, फीमेल को बहुत कम समय में समझा दिया। पहली बात तो बेटा बहुत लंबा चैप्टर है, और बहुत लंबे चैप्टर को खत्म करने में देखो टाइम तो लगता है ना, और कोशिश हमारी यही रहती है तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएं। बाकी रही बात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना, तो बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। अंडाशय है, ठीक है ना, इसके बाद अंडवाहिनी नलिका है, ठीक, और अंडवाहिनी नलिका के 3 भाग हैं, वो तुमको बता दिए। इसके बाद गर्भाशय है, तो गर्भाशय के बारे में बता दिया, है ना। और सिर्फ एक ही सहायक ग्रंथि पाई जाती है। जरा कमेंट करके बताओ, देखें किस बच्चे को याद है ना। सहायक ग्रंथि मिस हो गई ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी सहायक ग्रंथि पाई जाती है, जरा जल्दी से एक बार बता दो तो दिल खुश हो जाए फटाफट, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी सहायक ग्रंथि पाई जाती है ना। काउपर्स ग्लैंड होती है, सॉरी काउपर्स ग्लैंड तो मेल में होती है ना। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजाइकल शुक्राशय, ये तीनों कहां होती हैं, ये तीनों ही मेल में होती है। फीमेल में कौन सी ग्रंथि होती है, बार्थोलिन ग्रंथि होती है, ठीक है ना। अंजलि वर्मा बहुत बढ़िया, कौन सी होती है, बार्थोलिन ग्रंथि होती है, सिर्फ एक ही होती है फीमेल में, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, बाकी आप आसानी से देख लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में। आप लोग जाओ आकाश सर की क्लास करो, ठीक है, मैथ की क्लास करो, ठीक है। चलो बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।